हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में, और मैं आरती। चलिए, आज का जो वीडियो है ये आपका है BPCG 175 का। इसका वीडियो नहीं अवेलेबल था, इसका भी चलिए करवा देते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स एंड मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहे थे। तो BPCG 175 यानी जीवन यापन के लिए मनोविज्ञान, ये BPCG 171 से लेकर के 176 तक है, यानी 171 फिर 2 173 174 ऐसा करके। तो 175 नहीं अवेलेबल था। चलो इसे भी आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है ना। तो 5 ब्लॉक इसमें है, और यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 16 यूनिट है, ठीक है ना, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, जो पूछे जा चुके हैं उन्हीं को लेंगे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये फर्स्ट ब्लॉक है, और फर्स्ट ब्लॉक से फर्स्ट यूनिट को हम ले लेते हैं और देख लेते हैं कि है क्या ये। तो मनोविज्ञान एवं आत्म जो है वो ब्लॉक 1 है। इसमें हम साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और साथ ही साथ में आत्म को, आत्म यानी खुद को, सेल्फ को, ठीक है ना, इस चीज को हम पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं मनोविज्ञान एवं मानव शरीर संबंध। फर्स्ट हमारा यूनिट है फर्स्ट ब्लॉक का, और कोशिश होगी हमारी कि ब्लॉक फर्स्ट एंड सेकंड एक में कर दें। तो चलिए यहाँ से शुरू कर देते हैं। पहला है मनोविज्ञान की प्रकृति, दायरा और शाखाएं। तो क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि मनोविज्ञान की प्रकृति हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, और शाखाएं, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान की प्रकृति और शाखाएं कौन कौन सी है, बताइए। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए मनोविज्ञान की प्रकृति, दायरा और शाखा हम देख लेते हैं। जैसा कि पहले ही बताया है कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान में मानव और पशु के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। साथ साथ में उनकी जो मानसिक स्थिति होती है, मानसिक पटल होता है, मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो व्यवहार में क्या चीजें आती हैं? तो व्यवहार में बाहरी या प्रत्यक्ष गतिविधियां शामिल होती हैं। मतलब व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करते हैं, वो क्या करते हैं, वो किन कार्यों में लिप्त रहते हैं, किन कार्यों को करते हैं। और जबकि मानसिक प्रक्रियाएं हमारे विचारों, आयोगों, प्रेरणा, प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति, बुद्धि, समस्या समाधान और सृजनात्मकता आदि चीजों के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हमने कहा। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान में व्यक्ति और मानव, व्यक्ति यानी मानव और जीव के बाहर व्यवहार और साथ ही साथ में मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जब दो चीजें आती हैं तो व्यवहार के अंतर्गत कौन सी चीजें आ जाएंगी? व्यवहार में क्या हो जाएगा, यानी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब वो बाहरी प्रत्यक्ष गतिविधियां हो सकती हैं, किस तरह का बिहेवियर करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, क्या करते हैं। और मानसिक प्रक्रिया यानी कि जो मेंटल होता है, जो हमारे दिमाग से, ब्रेन से जुड़ी होती है, वो क्या सोचते हैं, उनके इमोशंस, उनके संवेग क्या है ना। प्रेरणा कहाँ से क्या उनको मिलती है कि नहीं मिलती है। अधिगम, सीखने वाली चीजें कितना वो सीख पाते हैं। स्मृति, बुद्धि, समस्या मतलब उनको कितना याद रहता है, उनकी बुद्धि, माइंड कितना है। समस्या यदि कोई आती तो क्या उसका समाधान, उसकी प्रॉब्लम वो ढूंढ पाते या नहीं पाते हैं। ये सभी चीजें जो आती हैं वो मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाती। किसके अंतर्गत? मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत, ठीक है ना। ओके, राइट। और यही कहलाता है मनोवैज्ञानिक मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। तो इन व्यवहारों और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान जो होता है वो व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है, और इसलिए यह एक विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपसे क्रिएट कर सकता है कि मनोविज्ञान क्या एक विज्ञान है, समझाइए, या मनोविज्ञान एक विज्ञान है, विस्तार से व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। अब ये 5 नंबर का, 6 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, या साथ में आपसे पूछ सकता है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है, विस्तार से बताते हुए मनोविज्ञान की प्रकृति और शाखाएं बताइए, ठीक है। तो क्यों मनोविज्ञान एक विज्ञान है? पहले ही बता चुके हैं कि मनोविज्ञान यानी मानव के व्यवहार का इसमें अध्ययन किया जाता है। जीव जंतु होते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। तो व्यवहारों और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जो मनोविज्ञान व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है उनका अध्ययन करने के लिए। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विज्ञान। और हमारे पास भौतिकी, रसायन विज्ञान आदि जैसे हैं। भौतिक विज्ञान है जो पदार्थ या भौतिक प्रणालियों का अध्ययन करता है, ठीक है ना। वनस्पति विज्ञान है, प्राणी शास्त्र है, जैविक भौतिक विज्ञान है जो जीवन है और जीवित प्रणालियां होती हैं उन पर अध्ययन करते हैं।
मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जा सकता है, जो कि मनुष्यों की मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं या व्यवहारों का अध्ययन करने पर केंद्रित है। तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि मनुष्य की जो मानसिक स्थिति होती है, मानसिक या मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए और मन के नियमों को व्युत्पन्न करता है। ठीक है, तो सिद्धांतों को प्रस्तावित कर, बस इतना आप कर लो। मनोवैज्ञानिक व्यवहारों प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन पर केंद्रित है, ठीक है ना, तो ये हो जाता है। फिर मनोविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। अब देखो, ये मनोविज्ञान में 3 चीजें हमने पढ़ ली। एक तो मनोविज्ञान क्या है? विज्ञान है, ठीक है ना, कि विज्ञान क्यों कहा जाता है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है ना। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर यहाँ देख लिया, इसका आंसर यहाँ देख लिया, विज्ञान वाला। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि मनोविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान क्यों कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि किसी भी विज्ञान की तरह यह प्रयोग अवलोकन के वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। कोई यदि मरीज है, कोई व्यक्ति है या जीव जंतु है, और जिसका अध्ययन यदि करना है, उसके मानसिक पटल का अध्ययन करना है, ठीक है ना, उसके व्यवहार का अध्ययन करना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? उसका पहले अवलोकन किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है ना, प्रयोग किए जाएंगे, फिर वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके निदान किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक संपत्तियों को समझने की कोशिश की जाती है सिद्धांत के माध्यम से। मनोविज्ञान में अनुसंधान विवरण होता है। यह क्या है? जैसे क्यों, कैसे, है ना, जो विज्ञान में क्वेश्चन उठते हैं, क्या भविष्य में भी ऐसा ही होगा, ऐसे जो कुछ क्वेश्चन उठते हैं वो भी यहाँ पर उठते हैं, व्याख्या वगैरह इसमें की जाती है। तो मनोवैज्ञानिक निर्मितियों और घटनाओं के नियंत्रण से जुड़ा हुआ होता है, और इसमें व्यवहार का वर्णन करना, पूर्व अनुमान एवं नियंत्रित करने और संशोधित करने के लिए धारणा, ध्यान, स्मृति, अधिगम, चिंतन, भाषा सभी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। इसीलिए इसको मनोविज्ञान कहा जाता है। तो यदि क्वेश्चन आता है सिंपल सा कि मनोविज्ञान विज्ञान क्यों कहा जाता है, मनोविज्ञान एक विज्ञान है, समझाइए, विस्तार से बताइए, तो आपको ये सब चीजें लिख देनी होंगी। अब देखो, मनोविज्ञान का संबंध सबके साथ जोड़ा गया है। अब यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के साथ भी जोड़ लिया गया है कि मनोविज्ञान को सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो मनोविज्ञान को सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। तो मनुष्य समाज में रहता है और इसलिए विभिन्न पहलुओं में उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, सीधी सी बात है। तो सामाजिक सांस्कृतिक जो कारक होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं और वो भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, राइट। और मनोविज्ञान इस तरह का व्यवहार और सामाजिक प्रक्रियाओं का व्याख्या करता है। व्यक्ति और समाज एवं संस्कृति जिसमें वो रहता है, समाज में रहता है, संस्कृति सीखता है, राइट, उन सभी चीजों को क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये जो व्यक्ति होता है या मनोविज्ञान जो होता है वो सामाजिक विज्ञान भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके संपर्कों में आता है, ठीक है ना, समाज एवं संस्कृति के संपर्क में। तो मनोविज्ञान का पहला वैज्ञानिक अध्ययन 1879 में जर्मनी के लीपजिग में शुरू हुआ था और इस अध्ययन की शुरुआत विल्हेम वुंट ने की थी और मनोविज्ञान प्रयोगशाला में हुई थी। और मनोविज्ञान को स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय के रूप में शुरू किया गया था और शुरुआती जो दार्शनिक इसके थे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु से प्रभावित संबंधों से अलग थे, क्योंकि अरस्तु, प्लेटो, सुकरात ने भी मनोविज्ञान के बारे में बताया लेकिन संबंधित विज्ञान संबंधित करके यहाँ पर एक अलग सब्जेक्ट के रूप में इसको लाया गया। इसलिए वुंट को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, राइट। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के जो जनक है वो वुंट है और बाद में 1890 में विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की थी, ठीक है, राइट। तो ये हो गया और यहाँ पे संज्ञानात्मक और निर्मितवाद जैसे विभिन्न दृष्टिकोण और सिद्धांत विकसित किए गए। तो व्यवहारवादी, मानवतावादी, संज्ञानात्मक, निर्मितवादी सभी चीजें मनोविज्ञान में शामिल की गई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि मनोविज्ञान की यदि प्रकृति आता है तो आप यही लिखेंगे। मनोविज्ञान का दायरा आएगा तो कोई बात नहीं, अदरवाइज प्रकृति में आपको यही लिखना है। मनोविज्ञान एक विज्ञान है, ठीक है ना, इसके बारे में मन का विज्ञान है, जो भी प्राकृतिक विज्ञान है सभी चीजें इसके अंतर्गत लिख देनी है आपको, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। अगर मनोविज्ञान और साथ में संज्ञानात्मक विज्ञान, संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो अब जो आंसर बताने वाली हूँ वो आप लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि संज्ञानात्मक सिद्धांत मनोविज्ञान के क्षेत्र में अलग एक इसका प्रमुख स्थान रहा है, ठीक है ना, और इस पे अलग बल दिया गया है और इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
सूचना संसाधन उपागम क्या है, वो पर्यावरणीय इनपुट से मानसिक रूप से किस तरह से संसाधित होते हैं, हमारे संवेग, हमारे अनुभव, हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ये सभी चीजें इस संज्ञानात्मक सिद्धांत मनोविज्ञान के माध्यम से जानने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में चिंतन, समस्या, समाधान, ये सब, भाषा, स्मृति, इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है संज्ञानात्मक सिद्धांत मनोविज्ञान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। ओके, मनोविज्ञान में संपूर्ण मानव इसके सभी गुणों, विशेषताओं, जैविक कारकों के साथ साथ में मनोवैज्ञानिक सहसंबंध का अध्ययन करता है। और समाज शास्त्र, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो जिनके अंतर्गत इसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, हर एक पहलू के अंतर्गत ध्यान में रखते हुए। तो मनोविज्ञान में व्यक्ति के समग्र अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा अंतर है कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जैसे अन्य क्षेत्रों में मनुष्य का अध्ययन विशेष पहलुओं के संबंध में किया जाता है, और जबकि मनोविज्ञान में व्यक्ति समग्र के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आप अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र में मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे तो उसके, जैसे अर्थशास्त्र में सिर्फ खाने, भोजन वगैरह के बारे में आप पढ़ेंगे, समाजशास्त्र में समाज और संस्कृति से संबंधित आप पढ़ेंगे, लेकिन मनोविज्ञान में समग्र मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, पूरे मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो मनोविज्ञान चूंकि समग्र मनुष्यों का ही अध्ययन करता है, इसलिए मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है, और जहां भी मनुष्य शामिल है दायरे के अंतर्गत आएगा, जो ऊपर दायरा था प्रकृति एवं दायरा, ठीक है ना। लगभग प्रत्येक क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो मनोविज्ञान से संबंधित ज्ञान, सिद्धांत, कौशल और अनुसंधान को निम्नलिखित में लागू किया जा सकता है। ये चीजें यहाँ पर है, आप इसे देख लेना। चलो, अब यहाँ पे मनोविज्ञान की शाखा आ जाती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। पहली है नैदानिक, ठीक है ना। नैदानिक मनोविज्ञान पहला है, इसे देख लीजिए आप। मानसिक विकारों के अध्ययन पर केंद्रित है, जो व्यक्ति को डिजीज होती है, जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है ना, और उनकी चिकित्सीय अभिलक्षण, उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, उनका जो विकार है यानी जो समस्या है उनका आकलन कैसे किया जाए, फिर उसको डायग्नोस कैसे किया जाए, निदान कैसे किया जाए, है ना, मतलब कि उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, विकारों के कारण को, विकारों के उपचार, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाता है। नैदानिक का मतलब ही होता है उसका क्या करना, निदान करना, ठीक है ना, जिससे वो ठीक हो जाए। परामर्श मनोविज्ञान क्या है, जीवन की दिन प्रतिदिन की समस्याएं और जो मानसिक कल्याण को प्रभावित करने वाली चीजें होती हैं, चिंताएं होती हैं, उससे जुड़ा हुआ होता है। परामर्श यानी जो बोलते हैं कंसल्टेंस, मिलना, बात करना, है ना। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर से जाते हैं और कंसल्ट करते हैं, और साथ में आ जाते हैं। तो नैदानिक मनोविज्ञान इसके विपरीत होता है, मानसिक विकारों की गंभीर चिंताओं से संबंधित होता है। नैदानिक मनोविज्ञान से विपरीत, नैदानिक मनोविज्ञान में इतना नहीं होता है, हल्का फुल्का होता है, लेकिन परामर्श मनोविज्ञान में जो साइकाइट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है, लोग उसके पास जाते हैं, तो ये थोड़ा सा गंभीर मसला हो जाता है, ठीक है। और परामर्श मनोविज्ञान प्रकृति में मामूली मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करता है, उससे उत्पन्न तनाव को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या है, तो देखिए समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, हर एक व्यक्ति हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, और व्यक्ति विशेष के बारे में व्यवहार, उसकी जो संज्ञान, संवेग होते हैं, अधिगम होता है, स्मृति होती है, और जैविक जो पर्यावरण कारक होते हैं, जैविक कारक होते हैं, उनके बीच में किस तरह से इनको ये प्रभावित करता है, व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए किस तरह से रह सकता है, इसके बारे में बताता है। जीवन काल मनोविज्ञान क्या है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है, और गर्भ से लेकर के जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और वृद्धावस्था तक लेकर के फिर मृत्यु तक समग्र जीवन काल सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। जीवन काल, जीवन काल का मतलब भी होता है जन्म से पहले, गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक का, ठीक है ना। ओके, फिर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान आ जाता है, इसके बारे में डिटेल में शायद आप आगे पढ़ो, एक इंपॉर्टेंट है संज्ञानात्मक, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो सूचना संसाधन उपागम मॉडल का प्रयोग करके यहाँ पे संज्ञान के अध्ययन पर केंद्रित होता है। संज्ञान का मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक में कुछ चीजें आप बिल्कुल बस माइंड में रख लीजिए, अधिगम, सीखना, स्मृति, बुद्धि, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, और हमारे मस्तिष्क और तंत्र में परिवर्तन करता है, ठीक है ना। तंत्रिका से जुड़ी हुई चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, और संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान इस क्षेत्र में नया विकास होता है। जो भी समस्याएं होती हैं, यानी कि भूलने की बीमारी जैसे हो गई, सीखने की क्षमता हो गई, सीख नहीं पा रहा, लर्न नहीं कर पा रहा है, वो जैसे अल्जाइमर हो गया, बहुत से बच्चे ही लोग
लोग होते हैं कि भूलने की उनको बीमारी हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पे समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उसको फिर समाधान ढूंढा जाता है। ठीक है, ओके। फिर सामाजिक मनोविज्ञान आता है, देख लीजिएगा बहुत सारे इसमें मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ओके। विद्यालय मनोविज्ञान, इसका उद्देश्य क्या है? अनुकूलन विद्यालय वातावरण का, अनुकूल विद्यालय वातावरण का निर्माण करना होता है, जहाँ पे छात्र का संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगिक सहित विकास हो सके, फले फूले सक्षम हो सके। संगठनात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, क्रीड़ा, फोरेंसिक, तंत्रिका, विविध सांस्कृतिक मनोविज्ञान, बहुत है। बस आप इनमें से कुछ ले लीजिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो एक हमारा हो गया ना कि मनोविज्ञान क्या है और उसकी प्रकृति है, और साथ ही साथ में हमने इसकी शाखाओं के बारे में देख लिया। ठीक है ना। मानव शरीर संबंध, मुझे नहीं लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है मानव शरीर संबंध। चलिए, मनोदैहिक और दैहिक मनोवैज्ञानिक कारक। देखिए, मनोदैहिक और दैहिक वैज्ञानिक कारक क्या है? मनोदैहिक और दैहिक, ठीक है। मनोदैहिक मनोवैज्ञानिक कारक, तो ये देख लीजिए, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो जब देखिए यहाँ पर जब हमें दर्द या बेचैनी जैसी कोई शारीरिक लक्षण होते हैं तो हम जांच और उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर लक्षणों के लिए कोई चिकित्सीय कारण स्पष्टीकरण नहीं ढूंढ पाए। ठीक है ना, और लक्षण और दर्द वास्तविक हैं। मतलब कभी कभी होता है ना, डॉक्टर कहते हैं कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, आपको भ्रम है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स और दर्द जो बेचैनी है वो आपके अंदर बनी हुई होती है। तो इसे मनोदैहिक बीमारी कहा जाता है। ठीक है ना। और ये बीमारी ऐसे वास्तविक शारीरिक, यानी दैहिक यानी देह, शरीर आप कह रहे, दैहिक का मतलब शरीर होता है, लक्षणों का अनुभव करने, पीड़ित होने को संदर्भित करती है। मतलब हमारा शरीर उस लक्षण से, उस अनुभव से गुजर रहा है, वो सिम्टम्स हमें नजर आ रहे हैं, जहाँ पे भी पेन हो रहा है हमें पता चल रहा है, लेकिन डॉक्टर कह रहा है यहाँ पर सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये होता है मनोदैहिक। ठीक है ना। और जो किसी भी जैविक चिकित्सीय कारणों के कारण नहीं होते, उसका कोई निदान नहीं होता है, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता उसके बारे में, क्योंकि उसकी नज़र में बिल्कुल आप फिट फाट हो। तो बल्कि मनोवैज्ञानिक कारकों से तनाव, चिंता और साद आदि के कारण होता है। आप ज़्यादा सोचते हो, जब आप ज़्यादा सोचते हो तो क्या होता है, हार्ट में है तो आपके दर्द होने लगता है, आपके सर में दर्द होने लगता है, ब्रेन में दर्द होने लगता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, टेस्ट होते हो, डॉक्टर कहता कुछ भी नहीं है, सब कुछ A to Z ठीक है, लेकिन आप सोचते हो, आप स्ट्रेस लेते हो। ठीक है ना, आप तनाव में जाते हो, आप अवसाद में, चिंता में जाते हो, तो ये डिप्रेशन में जाते हो, और इसकी ये सिर्फ साइकाट्रिस्ट इसके इसमें सहायता आपकी कर सकता है, एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर नहीं कर सकता। इसलिए वो कहता है कि आप ठीक हो, तो सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है ना, राइट। और जैसे कि माही का उदाहरण मनोवैज्ञानिक कारकों को दर्शाता है, और उसका पीठ दर्द माता पिता के दबाव और संघर्ष के कारण हो रहे तनाव के कारण हो जाता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे होता है। चलो आ जाओ, मनोदैहिक शब्द में मन और शरीर दोनों सम्मिलित है। मनोदैहिक, मनो यानी मन, दैहिक यानी शरीर हो जाता है। ठीक है ना, तो इसे अंग्रेजी रूप में साइकोसोमैटिक कहते हैं, और जो साइको है मन को, और सोम जो है शरीर को संदर्भित करता है। तो मनोदैहिक बीमारी को किसी भी ऐसी बीमारी के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पूरी तरह से हो या आंशिक रूप से मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण क्या होती है, और जिसके लिए पर्याप्त चिकित्सकीय उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है ना, और कामकाज के रूप में देखा जाए तो संकट या हानि का कारण बनती है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका मनोदैहिक। ठीक है, राइट। ठीक है, समझ में आ गया ना। मनोदैहिक बीमारी में चिकित्सक दर्द का इलाज करता है और जैविक लक्षणों पर भी ध्यान देता है। हो सकता है कि अनुवांशिक हो या कोई वायरस, कोई उस चीज़ अंदर में आपके चला गया हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। ठीक है ना, और जो दर्द होता है उसके स्रोत पर यानी मनोवैज्ञानिक कारकों पर भी ध्यान दिया जाता है, और उससे संबंधित कदम उठाए जाते हैं। तनाव, अवसाद, दुश्चिंता, कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण होते हैं जो मनोवैज्ञानिक मनोदैहिक बीमारी के कारण होते हैं। ठीक है ना, और शारीरिक बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो शारीरिक लक्षणों में सिर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन में दर्द, ये सभी चीजें जो होती इसी के अंतर्गत आती हैं ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, पेट दर्द, सूजन, खान पान, सोने के तरीके में बदलाव, सुस्ती आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये हो जाएगा मनोदैहिक बीमारी। बहुत यहाँ पे भी है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। मनोदैहिक और दैहिक बीमारी। मनोदैहिक में मन और शरीर, और दैहिक में सिर्फ शरीर होता है। ठीक है ना। स्वास्थ्य का जैव मनोसामाजिक मॉडल, चलिए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका स्वास्थ्य का जैव मनोसामाजिक मॉडल। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसको ले लेते हैं क्योंकि हम हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं ना। इस वक्त हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, इसमें मनोदैहिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं, विकार के बारे में। तो यहाँ पे इसको लेना इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट में रखूंगी। चलिए देख लेते हैं।
तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं स्वास्थ्य का जैव मनोसामाजिक मॉडल क्या कहलाता है। देखिए स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य क्या है, यानी कि एक हेल्दी व्यक्ति है ना, हमारा जो शरीर होता है वो स्वस्थ होता है, जो हम स्वस्थ होते हैं वही स्वास्थ्य कहलाता है। कि आज मेरा स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं लग रहा है, मेरा शरीर जो है वो ठीक नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। तो स्वास्थ्य विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। अब यहाँ पे कारक देख लीजिए, और जब कारक भी दिया होगा उसको भी हम देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम बढ़ते और विकसित होते हैं, हम अपने आत्म और पहचान की संकल्पना बनाते हैं। यानी कि हमारा जो स्वास्थ्य होता है, शरीर जो होता है, बहुत सारे कारकों से प्रभावित होता है, और हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, सीधी सी बात है, तो हम अपने आत्म और पहचान, आत्म यानी सेल्फ को, और पहचान की संकल्पना करते हैं कि लोग हमें पहचाने और हम आत्म सेल्फ बने, सेल्फ डिपेंड बने, है ना। ऐसी कोशिश हम लोग की होती है, और इससे हमारे समझने, सोचने और व्यवहार के तरीके को ये प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है। जब हम आत्म हम में जागेगा कि हम सेल्फ बने, सेल्फ कॉन्फिडेंस हम में आ जाए, सेल्फ डिपेंड हम बने, हम अपनी एक पहचान, अपनी इमेज खुद बना लें, तो ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, और इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न स्थितियों से हमारा स्वास्थ्य, कामकाज और जो भी चीजें होती हैं वो बाधित होती हैं, और इससे कुसमायोजन, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। और जब मानसिक स्वास्थ्य संबंधी, मेंटल संबंधी समस्याएं हो जाती हैं तो वो मानसिक विकार पैदा करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और इन मनोवैज्ञानिक विकारों की व्याख्या करने के लिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला है स्वास्थ्य का जैव मनोसामाजिक मॉडल क्या है, तब भी यही लिखना है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि स्वास्थ्य के विकार कौन कौन से लिखने हैं, तब भी यही लिखना है, स्वास्थ्य जैव मनोसामाजिक मॉडल के मनोवैज्ञानिक विकार की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो आपको यही लिखना है। तो ये विकार, जो ये बार बार एक शब्द आ रहा है ना यहाँ पर, विकार, ये विकार है ना, मैंने बता चुकी कि विकार क्या है। देखो विकार जो होता है ना, एक तरह से आप इसे कह सकते हो रोग। जो मैंने कहा रोग कौन कौन से होते हैं, मनोवैज्ञानिक विकार, मनोवैज्ञानिक विकार का मतलब मनोवैज्ञानिक रोग कौन कौन से होते हैं। और ये मनोवैज्ञानिक विकार क्या है, एक मनोवैज्ञानिक एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक रोग है, और जो किसी व्यक्ति के कार्य में तनाव लाता है, ठीक है ना, उससे अव्यस्तता उसके जीवन में आ जाती है, परिवर्तन आ जाते हैं, व्यक्ति का व्यवहार जो है परिवर्तित होता है, फिर उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो सामान्य से कुछ अलग हटके परिवर्तन आते हैं, हरकतें करने लगता है सामान्य से, या विशिष्ट हरकतें करने लगता है, सांस्कृतिक रूप से अलग होता है। तो हम कहते हैं ना कि यार इसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, पागलपन क्यों कर रहे हो, पागलों जैसी हरकत कर रहे हो। ये मनोवैज्ञानिक विकार यानी मनोवैज्ञानिक रोग कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, विकार को समझ लीजिएगा, विकार का मतलब रोग होता है, ठीक है ना, राइट। मनोवैज्ञानिक विकार यानी मनोवैज्ञानिक रोग। चलिए अब आगे यहाँ पर हम देख लेते हैं जैविक उपागम। अब इसमें मनोवैज्ञानिक विकारों की व्याख्या यानी मनोवैज्ञानिक विकार के की व्याख्या के लिए कौन कौन से उपागम हैं, उपागमों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि उपागम, उपागम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो उपागम का मतलब होता है यहाँ पर, अगर आप जनरली देखो कि घटित होना, राइट, घटित होना। जैविक उपागम, कौन कौन सी चीजें घटित होती हैं, तो मनोवैज्ञानिक विकार जब होता है, रोग होता है, तो कौन कौन सी चीजें घटित होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। अब एक जैविक उपागम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा चिकित्सीय मॉडल है जिससे मनोवैज्ञानिक विकार को यानी रोग को जो उसकी समस्याएं होती हैं उसके लिए जैविक कारकों को उत्तरदायी माना जाता है। कहा जाता है कि जैविक कारकों की वजह से होता है, आनुवांशिक कारकों की वजह से होता है, ठीक है ना। यानी कि जेनेटिक जो कुछ रीजन्स होते हैं जो हमारे माता पिता दादा दादी में पाए गए हैं। मानसिक क्षति, मस्तिष्क के कामकाज में कुछ गड़बड़ी होती है, हार्मोन्स वगैरह की वजह से होता है। बहुत सी बीमारियां होती हैं कि हार्मोन्स जो होता है बैलेंस नहीं होता है, हार्मोन्स का, हार्मोन्स बिगड़ता रहता है, तो उसकी वजह से हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं हार्मोन्स की वजह से है, क्रोमोसोम की वजह से होता है ना, और न्यूरोट्रांसमीटर प्रणाली आदि ये कारक होते थे। सभी कारक है जैविक उपागम के। फिर मनोवैज्ञानिक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम जो होता है ये स्वास्थ्य समस्या और मानसिक विकारों में योगदान करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों पर केंद्रित होता है। तो स्वास्थ्य समस्या और मानसिक विकार जो होते हैं, जो रोग होते हैं ना, मानसिक रोग, उनमें योगदान करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों पर डिपेंड करता है। 3 प्रकार का होता है, ये यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है।
फिर सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, पहले ही बोली हूँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 10 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, स्वास्थ्य का जैव मनोसामाजिक मॉडल क्या है, और ये सब इसी के अंतर्गत लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। फिर जैव मनोसामाजिक मॉडल, ये लीजिए आ गया। अब क्या है, अभी हम विकार देख रहे थे, अब ये क्या है इसको आप देख लो सॉरी, क्योंकि यदि जैव मनोसामाजिक मॉडल पूछता है क्या है तो ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर सामाजिक स्वास्थ्य का जैव सामाजिक मॉडल के या स्वास्थ्य के मनोवैज्ञानिक विकार क्या है, मनोविज्ञान विकार क्या है, तो जो भी पढ़ा है उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि स्वास्थ्य का जैव मनोसामाजिक मॉडल स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र उपागम है, समग्र यानी सभी का, समग्र मतलब पूरा होता है, और जो 1973 में जॉर्ज एंगल के द्वारा विकसित किया गया था। और इसमें चिंतन, असमान चिंतन जो होती है, जब व्यक्ति असमान होता है ना, कुछ गलत व्यवहार करने लगता है, परिवर्तन उसमें ऐसे दिखते हैं तो आदमी चिंतित हो जाता है वो, और व्यवहार की व्याख्या के लिए जैविक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक ये सभी उपागम को जोड़ता है। मानव विकास, समायोजन, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो भी कारक होते हैं, जैविक मनोवैज्ञानिक सामाजिक सांस्कृतिक है ना, पर्यावरण, सभी कारक होते हैं, इन पर ये अपना नजर रखता है। जैसे जैविक कारक व्यक्ति को आक्रामक होने के प्रति असुरक्षित बनाते हैं, परंतु पर्यावरणीय कारक इसके प्रकटन का कारण बनते हैं, बाहर निकलने का। इससे बोलते हैं ना, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जैविक की वजह से, किसी चीज़ की वजह से, डिजीज की वजह से वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है बॉडी में, है ना, बीमार पड़ गया है, विकार उत्पन्न हो गया है, फिर डॉक्टर उनको कहते हैं कि उनको कुछ टाइम के लिए बाहर भेज दीजिए, अच्छी खुली हवा में भेज दीजिए, थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होगा तो मन भी बदल जाएगा। ये होता है पर्यावरणीय कारक जो इससे निकलने में सहायक होते हैं। तो इसी तरह पर्यावरणीय कारक भले ही किसी व्यक्ति को असुरक्षित बनाते हों, तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक सुरक्षात्मक कारकों के रूप में कार्य करते हैं। कहीं कहीं पे पर्यावरणीय कारक भी जो होते हैं व्यक्ति के लिए डेंजर हो जाते हैं, ठीक है, राइट। तो ये हो गया, देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जैव मनोसामाजिक मॉडल, ठीक है। अब स्वास्थ्य के जैव मनोसामाजिक मॉडल के महत्वपूर्ण पहलू क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए। जैव मनोसामाजिक मॉडल आगे जाकर, ठीक है ना, रोग की सीमित निर्मित, केवल चिकित्सकीय दृष्टिकोण से, रोगी के दृष्टिकोण से रोग को मानवीय अनुभव से समझने की सहायता करते हैं। यानी रोग को सीमित करते हैं और रोगों के दृष्टिकोण से या रोगी की देखने के नज़रिए से। एक तो उनकी शल्य चिकित्सा की जाती है, यानी कि चिकित्सकीय मतलब उनका उपचार किया जाता है, उसके दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि रोगी के दृष्टिकोण से, रोगी के नज़रिए से भी उसके रोग को जो उसकी डिजीज जो होती है वो मानवीय अनुभव से समझने का प्रयास किया जाता है। और ऐसे स्वीकृत विकारों को निपटने में यहाँ पर मन को दरकिनार, उनके मन को साइड में नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना, मन को लेकर के काम किया जाता है। तो ये स्वास्थ्य के जैव मनोसामाजिक मॉडल के महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहलू तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, जैव स्वास्थ्य का जैव मनोसामाजिक मॉडल क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज देख लीजिएगा इसे, ठीक है। उतना ऊपर तो मैंने पढ़ा ही दिया है। चलिए, 3H मॉडल क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछ दे पता नहीं, तो इसे मैं वेरी इंपॉर्टेंट में रखूंगी। 3H मॉडल 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, टिप्पणी में जो लिखने के लिए आता है। तो 3H मॉडल क्या है, सिर, हृदय, हाथ। अब 3H क्यों है, H पे फोकस करिएगा। सिर का मतलब हेड, हृदय का मतलब हार्ट और हाथ का मतलब हैंड, तीनों H से स्टार्ट हैं, इसलिए 3H कहा गया है। और यहाँ पर BMSEST, ठीक है ना, मॉडल 1 होता है, बिम सेट्स आप कह सकते हो। इसमें शरीर, मन, आत्मा, पर्यावरण, सामाजिक और ज्ञानातीत, यानी कि शरीर यानी बॉडी, मन यानी माइंड, और आत्मा यानी यहाँ पे स्पिरिट, और पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, और सामाजिक यानी सोशल, और यहाँ पे ज्ञान अतीत यानी पिछली चीजें जो होती है। तो इसमें इसको BMSEST मॉडल कहा गया है। ये मॉडल है जो स्वास्थ्य देखभाल के रूप में यहाँ पर आध्यात्मिकता की भूमिका का वर्णन इसमें किया जाता है, अध्यात्म के बारे में, आत्मा का वर्णन यहाँ पे किया जाता है, रोगी की देखभाल की जाती है, शिक्षा और अनुसंधान के लिए उपयोगी है। तो इसे थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। 3H आता है तो आप परेशान ना हो, बड़े आराम से कर ले, है ना। चलिए आ जाइए, सारांश आ गया है। तो फर्स्ट जो हमारा ब्लॉक है वो खत्म हो गया है, ठीक है। मनोदैहिक बीमारी क्या है, जैव सामाजिक मॉडल, है ना, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी क्या है, थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, ये टिप्पणी में यदि आता है तो आप लिख सकते हो। चलो आ जाओ, अब देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिट, इसमें ले लेते हैं। ब्लॉक फर्स्ट चल रहा है, आत्म एवं अनन्यता के विकास, ठीक है, ओके। तो इसमें परिचय को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ेगी,
कभी कभी परिचय में भी चीज़ें छुपी हुई होती हैं, कोई बात नहीं। चलिए, आत्म एवं अनन्यता के संप्रत्यय, क्या ये आत्म एवं अनन्यता हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? ऊपर हम देख लेते हैं, तभी हम इसको पढ़ाएंगे, अदरवाइज इसको लिफ्ट कर देंगे। आत्म और अनन्यता के संप्रत्यय, आत्म के प्रकार, संस्कृत, समाज और समाजीकरण। समाजीकरण तो बहुत ईजी है, आएगा तो आप कर लोगे, बहुत बार मैंने पढ़ाया है। ठीक है, संस्कृत और आत्म यहाँ पे आ गया। चलिए ठीक है, ओके। चलिए इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, आत्म एवं अनन्यता के संप्रत्यय। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए आप। जब हम आत्म पर, सेल्फ पर, स्वयं पर चिंतन करते हैं तो हम आत्म को अनुभव करते हैं, तो हम आत्म के बारे में जागरूक हो जाते हैं। और आत्म जागरूकता और कर्तव्य का लगातार विकसित होता है व्यक्ति में। ठीक है ना, जब आत्म अपने आप में जागरूक होता है तो उसमें जागरूकता बढ़ती है। लोग कर्तव्य होते हैं ना, कर्तव्य का मतलब काम करने वाले लोग होते हैं या उसको निभाने वाले लोग होते हैं। ठीक है ना, और जो व्यक्ति के विभिन्न वातावरणों में अभ्यस्त होने में मार्गदर्शन करता है, और आत्म भी आकार प्राप्त करता है यहाँ पर। ठीक है, तो आत्म में चिंतन भी होता है, अनुभव करने वाला भी होता है मैं, और चिंतन और अनुभव का विषय होता है अहम। जब चिंतन और अनुभव दोनों एक साथ में मिल जाते हैं तो इसका विषय अहम दोनों हो जाता है, जो यहाँ पर मैं और अहम दोनों शामिल होते हैं। मैं ज्ञाता है और अहम ज्ञेय है। ठीक है, अहम मैं का कौन हिस्सा है जिसमें व्यक्ति के विचार, जरूरतें, भावनाएं, दृष्टि, विश्वास, मूल शामिल होते हैं। तो अहम जो है वो क्या है? जो मैं है। अहम और मैं दो हैं, तो अहम में मैं मतलब मैं, सेल्फ, मैं, आई कौन, आई में कौन जुड़ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर व्यक्ति के विचार, जरूरतें, भावनाएं, दृष्टिकोण, मूल्य जो भी होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। और अहम जो होता है वो पहलू पल पल बदलती स्थितियों को देखता रहता है। तो जब हम सफल होते हैं तो हमें लगता है कि हम सक्षम हैं, और जब हम असफल होते हैं तो हम असक्षम महसूस करते हैं ना, कहते हैं ना कितना मैं असहाय हो गया हूँ, यही होता है। और कई बार हम उत्तेजना की इच्छा रखते हैं और कई बार हमें शांति और खामोशी की जरूरत होती है। तो आत्म हमेशा स्थित होता है और परिणाम स्वरूप सदैव अपने संदर्भों को दर्शाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है आत्म, आप देख लीजिएगा, मैं और अहम और आत्म। ठीक है, ओके। चलिए अब थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं, 1 सेकंड। इम्पॉर्टेंट थोड़ा यहाँ पे देखो ना तो समझ में आता, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, आत्म के प्रकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसे रखूंगी। ठीक है ना, आत्म क्या है वो तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है ना। अब यहाँ पे आत्म के प्रकार को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख रही हूँ। अब देखो यहाँ पर आत्म को विभिन्न तरीकों से यहाँ पर व्याख्या उसकी की गई। जितने भी राइटर, जो भी लेखक आए हैं, सबने विभिन्न विभिन्न तरीके इसके अपनाए हैं। निजी, सार्वजनिक, सामूहिक पहलुओं के बीच में इसको आत्म को रख दिया गया है। जैसे निजी आत्म रख दिया गया, सबसे पहला एक तो निजी आत्म हो गया तरीकों में, तो लक्षणों, अवस्थाओं, व्यवहारों के बारे में लेना, संज्ञान लेना। मैं दयालु हूँ, ठीक है ना, तो मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। ये आत्म द्वारा आत्म का आकलन है, सेल्फ का। तो आत्म, अब आत्म को यानी आत्मा बोलते हैं ना कि सेल्फ, मेरे दिल के अंदर की आवाज़ है। ठीक है ना, बोलते हैं ना कि आत्म को आप आत्मा ही समझिए, मेरे दिल के अंदर की आवाज़ है, मेरी आवाज़ है, जो मेरा दिल कह रहा है, मेरी आत्मा कह रही है, ये है आपका आत्म। थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो आत्म का मतलब वही होता है जो क्या होता है, यानी आत्मा, और जो हमारे अंदर होती है, जीव, मन, है ना, चेतन वगैरह से निकलती है यहाँ पर। तो निजी आत्म यहाँ पे हो गया, राइट। अब यहाँ पर देख लेते हैं सामूहिक आत्म। ये आत्म के प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट समूह में से परिवार हो गया, जाति हो गया, समूह, सहकर्मी, साथ में काम करने वाले लोग हो जाते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत इस आत्म के बारे में आकलन शामिल होता है। और मेरे दोस्त सोचते हैं कि मैं उबाऊ व्यक्ति हूँ, और मेरा परिवार मेरे नरम दिल का मजाक उड़ाता है। ये खुद की सोच है, मेरे दिल की आवाज़ है, आत्म की है। तो एक निजी में हो गया, मैं दयालु हूँ, क्योंकि उसका सेल्फ है। अब यहाँ पे उसके बारे में कोई और क्या सोच रहा है, ये सामूहिक आत्म हो गया। सार्वजनिक आत्म, सामूहिक आत्म में क्या आता है, परिवार, जाति, समूह आ जाता है, ठीक है। और सार्वजनिक आत्म में क्या आ जाता है, यहाँ पर सामान्यकृत अन्यों से जो विचार शामिल होते हैं। लोग आमतौर पर मुझे अंतर्मुखी मानते हैं और दूसरों को लगता है कि मुझे आसानी से धमकाया जा सकता है, ये सार्वजनिक हो गया। जिसे हम जानते भी नहीं है, बहुत दूर का व्यक्ति है, वो मुझे जानता हो तो मेरे बारे में राय सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा आत्म के प्रकार, आत्म क्या है और आत्म के कौन कौन से प्रकार है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है ना। चलिए
अब आ जाइए, मैं यहाँ पे थोड़ा और देख लेती हूँ कुछ। चलिए ओके, थोड़ा आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अपने से भी पढ़िएगा, बुक नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। संस्कृत समाज और सामाजिकरण मैं नहीं पढ़ूंगी, नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। यदि आता है तो आप कर लोगे, इतना तो आप कर लोगे। संस्कृत क्या है, समाज क्या है, पहले समाज बनता है फिर उसमें संस्कृत आ जाती है। कभी कभी संस्कृत की वजह से भी समाज बन जाते हैं, फिर जब व्यक्ति उसी में रहता है, बचपन से लेकर बड़ा होता है, धर्म जाति मूल्य जो भी चीज़ें परंपराएं होती है वो सीखता है और इसी तरह से उसका समाजीकरण हो जाता है। तो समाजीकरण जो होता है वो जीवन पर्यंत भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि व्यक्ति समाजीकरण के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखता रहता है ना, संस्कृत के व्यवहार और मान्यताएं प्राप्त करता रहता है, जिसमें वो रहता है वही समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, 3 उद्देश्यों को पूरा करता है समाजीकरण: आत्मनियंत्रण को, ओके, भूमिका तैयारी और अर्थ के स्रोत। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लो, एज ए टिप्पणी में समाजीकरण पूछ सकता है। जैसे निजी और सार्वजनिक आत्म के बीच अंतर, जो भी जस्ट ऊपर पढ़ के आए हैं, आत्म के प्रकार में। ठीक है, चलिए, जैसे समाजीकरण प्रक्रिया आ गया ना, वही मैं बोल रही हूँ। चलिए, संस्कृत और आत्म भी नहीं देखेंगे, संस्कृत की अवधारणा भी नहीं देखेंगे। जो मुझे लग रहा है कि हाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आऊंगी। ठीक है, ओके। चलिए, व्यक्तिवाद बनाम समूहवाद आप देख सकते हो, एज ए टिप्पणी के रूप में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक कार्य प्रणाली पर संस्कृत का प्रभाव, अभिप्रेरणा पर प्रभाव और संवेगों पर प्रभाव। प्रभाव पूछ सकता है, मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली पर संस्कृत का प्रभाव क्या है, तो क्या संज्ञान पर क्या प्रभाव है, तो ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट में आप रख सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपके लिए बन जाता है, मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली पर संस्कृत का क्या प्रभाव पड़ता है। और एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको दिया था, व्यक्तिवाद और समूहवाद, ठीक है ना, तो इसे भी देख लेना, ये क्वेश्चन साथ में भी पूछ सकता है, राइट। व्यक्तिवाद और समूहवाद ऊपर निकल गया ना, ये देखिए, व्यक्तिवाद बनाम समूहवाद, तो इसे देख लीजिएगा, यहाँ पर है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। और इसी के साथ में आपको क्या देखना है, आपको देखना जैसे व्यक्तिवाद और समूहवाद में ये पढ़ना है आपको, ठीक है ना, ओके। और इसमें इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यक्तिवाद और समूहवाद में अंतर बताते हुए या व्यक्तिवाद समूहवाद को समझाते हुए आप क्या करिए, मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली पर संस्कृत का क्या प्रभाव है लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संज्ञान पर प्रभाव क्या पड़ता है, संज्ञान का पर इसका प्रभाव देखा जाता है। देखिए, तो यहाँ पर संज्ञान का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक तरह से लेना, है ना, बोलते हैं कि मैं संज्ञान ले रहा हूँ, अपने नॉलेज में लेना, है ना, नॉलेज में लेना। तो ज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप ज्ञान पे भी कह सकते हो यहाँ पर, ओके, राइट। तो यहाँ पर जनरली आप देखो कि अमेरिका जैसे व्यक्तिवादी संस्कृतियों के अध्ययन में पाया गया कि जब प्रतिभागियों से पूछा जाता है कि क्या आत्म दूसरों के समान है, स्वयं सेल्फ क्या दूसरों के समान है आप या आत्मा, तो आमतौर पर समानता को कम मानते हैं। ठीक है, राइट। और क्यों मानते हैं, क्योंकि दूसरों के बारे में ज्ञान की तुलना में उनके लिए आत्मज्ञान अधिक विशिष्ट, विस्तृत और सुलभ होता है। दूसरों के बारे में वो ज्ञान कम रखते हैं, अपने बारे में ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, राइट। और श्रेडर और वार्ड ने पाया है कि भारतीय प्रतिभागी व्यवहार संदर्भ क्या किया गया था, कब, कैसे, किसके साथ, उसके बारे में यहाँ पर इसके बारे में संज्ञान के बारे में पता चलता है। तो ये संज्ञान का प्रभाव हो गया, बहुत है, आप इसे पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। और दूसरा जो है वो आपका हो गया है संवेगों पर प्रभाव। संवेग का मतलब इमोशंस पर प्रभाव होता है, ठीक है ना। तो सामूहिक संस्कृतियों में क्रोध जैसे नकारात्मक संवेगों को अत्यधिक अक्रियाशील माना जाता है, सही नहीं माना जाता है, रिश्तों में सद्भाव को बाधित करना है। गुस्सा कर देना, है ना, किसी के ऊपर हाथ उठा देना, ये क्या संवेग ही है। हंसी खुशी, प्रमोद, कष्ट, गुस्से सभी संवेग के अंतर्गत आते हैं, है ना, इमोशंस जो कहलाए जाते हैं। तो जब हम किसी अपने फ्रेंड के ऊपर, अपने घर में किसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से से डांट देते हैं, हाथ उठा देते हैं, मार देते हैं, तो इससे हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और सामूहिक संस्कृतियों में महत्वपूर्ण एक सामाजिक लक्ष्य के रूप में भी संवेगों को प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। एशियाई लोगों का उनके परिवारों द्वारा उनकी क्रोध और रोष की आंतरिक भावनाओं और विशेष रूप से इन भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए समाजीकरण पर किया जाता है कि लोग जो है गुस्सा ना करें एक दूसरे के ऊपर, अपने भावनाओं को क्या करें, अपने में काबू रखें। संवेग पर प्रभाव होता है। सब अन्य संवेगों जैसे गर्व,
अपराध बोधी जो होते हैं इनकी भी संस्कृत और स्वयं के एक दूसरे से जुड़ने के तरीके के अनुसार भी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति अपनी उपलब्धियों की बात करता है, अचीवमेंट की बात करता है, कुछ वो पा गया है उसकी बात करता है, सक्सेस हो गया है, तो दूसरों को ईर्ष्या होती है ना, और बुरी नजर आकर्षित करने का भय उस व्यक्ति को हो सकता है। सक्सेस हो गया तो दूसरों से ईर्ष्या होने लगती है, उसको लगता है कि उसकी नज़र हम पे लग जाएगी, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें जनरली देखी जाती हैं, ठीक है ना, राइट। मान लीजिए कि सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष पर रहने वाली भारतीय लड़की को अनेक परिवार, कोचिंग संस्थान, शैक्षिक संस्थानों, शहर का नाम रोशन करने पर गर्व होता है। और ये महत्वपूर्ण समूह जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उपलब्धियों से अपने बेहतर की खोज करते हैं। किसी स्कूल से कोई अगर एक ऑफिसर, कलेक्टर बन जाता है, उस स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति या लड़का, आगे चल के लड़की, तो स्कूल अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और फिर उनको बुलाता भी है अपने स्कूल में एक स्पीच देने के लिए उस वक्त के बच्चों के लिए कि हम इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो ये होता है, ठीक है ना। तो इसे आप थोड़ा सा कर दीजिएगा, नाम रोशन होता है ना। और जो व्यक्ति व्यक्तिगत उपलब्धियों से अपने को बेहतर करने की खोज करते हैं। और इसी तरह से अपराध बोध भी दूसरों को मनोवैज्ञानिक रूप से चोट पहुंचाने का काम करता है। और फिर अभिप्रेरणा पर प्रभाव, ठीक है ना। ये प्रभाव किस चीज के पड़ रहे हैं? ये प्रभाव जो है मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली पर संस्कृत का प्रभाव है। संज्ञान पर संस्कृत का क्या प्रभाव है, संवेगों पर संस्कृत का क्या प्रभाव है, प्रेरणा पर। तो व्यक्तिवादी संस्कृतियों में स्वतंत्र आत्म को अपनी जरूरतों, विचारों और क्षमताओं को व्यक्त करने और अनुचित सामाजिक दबाव का पालन करने के प्रयास का विरोध करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे सामूहिक आत्म को दूसरों के प्रति ग्रहणशील अपनाने और दूसरों की जरूरतों को, मांगों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रेरित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसे देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका अभिप्रेरणा का प्रेरणा पर क्या प्रभाव पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ओके, चलो। प्रतिवर्ती आकृति और आकार। चलिए, अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको है, क्योंकि अभी आपके बहुत सारे ब्लॉक हैं, है ना, बहुत सारे। आप इसको मैं थोड़ा कम कर दूँ तो मेरे लिए सही रहेगा। बहुत सारे यहाँ पे ब्लॉक हैं। चलिए देख लीजिएगा। अधिनायकवादी माता पिता एज ए टिप्पणी में आ सकता है। ये जो होता है ये मार्क पर, मतलब कि माता पिता की मार्क पर उच्च और जवाबदेही पर कम होती है, यानी मार्क पर ज़्यादा और जवाबदेही पर कम होते हैं। और अपने नियमों और मानदंडों को ये क्या करते हैं, लागू करते हैं। और बच्चों को सहनशीलता, आज्ञाकारी की अपेक्षा करते हैं। बच्चे उस मामलों पर चर्चा करते हैं कि बच्चों से हमेशा उम्मीद रखते हैं। बच्चे हमेशा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसका पालन करें, फॉलो करें। और जो पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे बने वही बच्चे बने, ठीक है ना। और बातचीत में कुछ बच्चे जो होते हैं चर्चा और बातचीत में शामिल भी नहीं होते बच्चे उन मसलों पर जो उन्हें प्रभावित करते। तो वैसे माता पिता अधिकार के बारे में बच्चों के प्रश्नों पर क्योंकि मैं ऐसा कहता हूँ से देते हैं। और ऐसे माता पिता अपने बच्चों के संवेग और भावनाओं के अनुकूल नहीं होते हैं, वे अपने डंडों में दंडात्मक होते हैं। मैं ऐसा कह रहा हूँ, करो, नहीं बहुत बुरा पिटोगे, करना ही है ना। कुछ स्ट्रिक्ट फैमिली होती है जिसके मम्मी पापा बच्चों को फॉलो करना पड़ता है। अधिनायकवादी, तानाशाही वाला यहाँ पे होगा, तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए सारांश आ गया। तो इसमें से भी क्वेश्चन हमने ले लिया। अब एक यूनिट, आज एक ही ब्लॉक लेते हैं इसमें, ठीक है। ओके, आत्म के घटक देख लेते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आत्म तो हम पढ़ ही चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना, कि आखिर आत्म से कौन सा क्वेश्चन जो प्रोप्रियम क्या है। आत्म संप्रत्यय आप देख सकते हो, ये आत्म सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है, आत्म का मतलब मैंने कहा ना सेल्फ, और कॉन्सेप्ट यानी संप्रत्यय, तो इसे देख सकते हो। मैं जिसे बोलते हैं, मैं और अहम जब आ जाता है ना, ये विचार कि व्यक्ति कौन है, कौन था, क्या बन जाएगा, व्यक्ति क्या है। इस मामले में आत्म संप्रत्यय व्यक्ति के शारीरिक वजन, शैक्षणिक प्रदर्शन, लिंग, भूमिका, सभी चीजों के बारे में व्यक्ति के विचार, भावनाओं और अनुभवों को यहाँ पर दिखाता है। व्यक्ति कौन बनेगा, क्या बनेगा, है ना। इसमें भी आत्म संप्रत्यय सामने निकल करके आता है। और आत्म यानी सेल्फ के बारे में विचार शामिल होते हैं, उनकी अपेक्षाएं, भय, इच्छा, भविष्य में क्या होगा, मैं अपने माता पिता की देखभाल करने में सक्षम हूँ, मैं लंबे समय तक नहीं रहूंगा। ये सभी जो होते हैं ना आत्म होते हैं, सेल्फ होते हैं, जो हमारे दिल से निकली हुई अपनी खुद की आवाज, खुद की सोच होती है। तो आत्म संप्रत्यय या आत्मधारणा शारीरिक विशेषताओं, मेरी नाक चौड़ी है, मैं औसत भारतीय महिला से लंबी हूँ,
सामाजिक भूमिका में मैं छात्र हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ, व्यक्तित्व लक्षण में मैं शरारती हूँ, है ना, उन लोगों की राय मानता हूँ। रुचि और कौशल में मैं संगीत प्रेमी हूँ, मैं गोल चपातियाँ नहीं बना सकती हूँ। ये सभी चीज़ें आत्म संप्रत्यय भी आपसे जो पूछेगा तो सभी चीज़ें उसमें लिखनी होंगी। तो अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे है, आप देख लीजिए कि आत्म संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं, और साथ ही साथ में इसके आयाम यदि पूछ लेता है कि आत्म संप्रत्यय को समझाते हुए इसके आयाम लिखिए, तो भौतिक आत्म संप्रत्यय आयाम, मनोवैज्ञानिक आत्म संप्रत्यय प्रकार है, अभिवृत्तिक आत्म संप्रत्यय, ठीक है ना। अब यहाँ पे आत्म संप्रत्यय की विशेषताएं, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट में रख देती हूँ। पहली विशेषता है ये सामाजिक और सीखा हुआ है, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आत्म संप्रत्यय जो होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है, वो पर्यावरण व्यक्ति के परस्पर प्रभाव के आधार पर बनता है, ठीक है ना। लोग जैसा देखते हैं वैसा करते हैं, वो स्वयं या अन्य दोनों द्वारा बनाए गए हुए भी होते हैं। हम कैसे जानते हैं कि हम शर्मीले हैं? शतरंज खेलते हैं, बहुत अच्छा माहिर हैं उसमें, हम कुछ और भी हो सकते हैं, है ना। इसमें बेम का वो दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो बाय बेम के माध्यम से भी पूछा जा सकता है। तो सामाजिक और सीखा हुआ होता है, पहली विशेषता हो गई। समाज के माध्यम से हम तुलना करते हैं ना, तुलना के आधार पे भी स्वयं को जानते हैं, हम दूसरों से तुलना कर लेते हैं, अरे यार वो तो बहुत सुंदर है, अरे यार वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वो खाना बनाता है ना, ये सभी चीज़ें, तो बहुत अच्छा शतरंज खेलता है, बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता है ना, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या होता है, हम दूसरों की तुलना में भी स्वयं को जानने लगते हैं, उससे कंपेयर करने लगते हैं। खेल में स्वयं को बेहतर पाते हैं, कभी हम स्वयं को बेहतर पाते हैं और कभी दूसरों को भी पाते हैं, है ना। तो हम जब हम स्वयं को बेहतर पाते हैं खेल में, तो हम जान जाते हैं कि हम शतरंज में अच्छे खिलाड़ी हैं, इस खेल में अच्छे खिलाड़ी हैं। और जब हम अपने जैसे अन्य लोगों से अपनी शारीरिक बनावट, लक्षण, योग्यता, अभिवृत्तियों की जानकारी, तुलना स्वयं के बारे में अपनी समझ में पुष्टि करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यह सामाजिक और सीखा हुआ होता है, बहुत बड़ा, इसे आप देख लेना। यह संगठित है, दूसरी विशेषता है आत्म संप्रत्यय की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संगठित है मतलब बंधा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है ना। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, अभिवृत्ति सभी चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाती हैं, राइट। मैं अच्छा छात्र हूँ और को सबसे ऊपर रखा जाता है, व्यवस्थित रूप में पदानुक्रमिक ये होता है, और सब इसके नीचे हमारे पास अधिक विशेष जानकारी की श्रेणी है। मैं कक्षाओं में नियमित रूप से जाता हूँ, जहाँ तक संभव हो मैं अपनी गुणवत्ता वाला काम करता हूँ। शिक्षक मेरे प्रदर्शन और व्यवहार को पसंद करते हैं, तो पदानुक्रम में चलता है, ऊंचे से नीचे की ओर चलता है। संगठित, इसमें असंगत पहलू हो सकते हैं, है ना, क्योंकि आत्म संप्रत्यय संगठित होता है और इसमें हमारी स्वयं की भावना को एकात्मकता और सुसंगता का बोध मिलता है, परंतु एक दूसरे से असंगत और भिन्न भी हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, वर्तमान में जो है वास्तविक आत्म है, इससे हमारे अच्छे एवं बुरे गुण एक दूसरे से कैसे देखते हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं, सभी शामिल होते हैं, ठीक है ना। भविष्य में हम क्या बनना चाहते हैं, ये सभी चीजें असंगत पहलू के अंतर्गत आ जाते हैं। हमारे सपने, आकांक्षाएं, लक्ष्य सब इसी पर आधारित होते हैं। सपोज दैट यदि कोई नौकरी कर सकता है तो नौकरी क्या होगी, कोई कैसा दिखना चाहता है, मैं किस तरह लाइफ स्टाइल हमारी कैसी होगी, हमारी इस तरह की लाइफ स्टाइल होगी, आत्म वह होता है जो हम सोचते हैं, है ना, और दूसरों से हम अपेक्षा रखते हैं। तो ये आ जाता है, इसमें असंगत पहलू हो सकते हैं, देख लीजिएगा, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट में मैंने रख दिया। सकारात्मक और नकारात्मक आत्म संप्रत्यय, एक अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, विशेषता का भी एक अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, आत्म के प्रकार का भी, और सकारात्मक और नकारात्मक आत्म संप्रत्यय से टिप्पणी के रूप में पूछ सकता है ये। तो आत्म संप्रत्यय सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छा सोचो तो पॉजिटिव और बुरा सोचो तो निगेटिव होता है, ठीक है ना। जब हम आत्म संप्रत्यय स्वयं के अच्छे, सुयोग्य, सक्षम के बारे में होता है, और दूसरे स्वयं को अस्वीकार करने पर, अपनी आलोचना करने पर, स्वयं को दोष देने पर, स्वयं पर संदेह करने पर नकारात्मक होता है। मतलब हमसे अरे ये गलत काम हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो कर लेना चाहिए था, जहाँ पे प्रायश्चित के भाव आ जाते हैं ना, दुख के भाव आ जाते हैं, हम अपनी आलोचना करने लगते हैं, वो क्या होता है, नकारात्मक। और जब हम खुद उस किसी काम को करने में सक्षम होते हैं, हम उस काम को कर लेते हैं, हम खुश होते हैं, अच्छा वो होता है, तो वो सकारात्मक में हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अंतर पूछ सकता है क्वेश्चन में कि सकारात्मक और नकारात्मक आत्म संप्रत्यय में अंतर लिखिए, ठीक है, राइट, ओके। आत्म संप्रत्यय और सामाजिक वातावरण के बीच भी यहाँ पे प्रभाव होता है। तो सकारात्मक आत्म संप्रत्यय वाले लोग सामाजिक परिस्थितियों में आत्मयोग्यता की भावनाओं को व्यक्त कर लेते हैं, ठीक है, राइट, और इसमें उस आत्म संप्रत्यय को आगे बढ़ाते हैं।
तो इसे देख लीजिएगा। फिर ये व्यक्ति की दिशा को प्रदान करता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, विशेषता ही देख रहे हैं, लेकिन विशेषता में एक अलग क्वेश्चन मैंने बता दिया, सकारात्मक नकारात्मक आत्मसंप्रत्यय, है ना। फिर अगली विशेषता है व्यक्ति को दिशा प्रदान करता है, स्थिर है, फिर भी गतिशील है। प्लीज इसे आप देख लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, ये खत्म हो गया। आत्मसम्मान नहीं देखेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस हम बोलते हैं, है ना, अपने सम्मान के लिए, है ना। तो ये थोड़ा सा आप चाहो तो पढ़ लेना 4 लाइन, यदि आए तो ये ना हो कि मुझसे बना नहीं है। चलो ओके, हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बता दूंगी बीच में कि एज ए टिप्पणी के रूप में क्या चीज पूछा जा सकता है ना। आत्म सक्षमता, इसको भी नहीं देखेंगे, अलवर बंडूरा ने यहाँ पे दिखाया था। ये तो ये जो ब्लॉक हमारा है फिनिश्ड हो गया है ना। फर्स्ट ब्लॉक हमारा यहाँ पे फिनिश्ड हो गया। सेकंड ब्लॉक हमारा है आत्म एवं इसके सह संबंध, तो इसको भी हम देख लेते हैं। चलिए, आत्म एवं इसके सह संबंध को, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं घूम भटकेंगे, ठीक है ना। अभिवृत्ति व्यक्तित्व एवं चिंतन, तो इसमें अभिवृत्ति व्यक्तित्व एवं चिंतन जो है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। यूनिट ये 4 है। अब यहाँ पे चलिए देख लेते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत, यानी सॉरी अभिवृत्ति व्यक्तित्व एवं चिंतन, ठीक है ना। तो इसको एक एक करके हम यहाँ पर ले लेते हैं। अभिवृत्ति, ठीक है, ये अभिवृत्त पहले देख लेते हैं कि आखिर ये अभिवृत्त है क्या। अब देखिए, अभिवृत्त की प्रकृति और घटक। अभिवृत्त को हम क्या बोलेंगे, इसको एटीट्यूड बोलते हैं ना, बड़ा एटीट्यूड उसमें नजर आ रहा है। और हम लोग कभी कभी एटीट्यूड को अच्छा और कभी कभी बुरा समझ लेते हैं, एज ए घमंड के रूप में भी बोल देते हैं कि उसमें बड़ा एटीट्यूड है ना। तो ये अभिवृत्त होता है। तो जब कोई व्यक्ति आपसे आपकी राय के बारे में पूछता है, या जब हम किसी स्थिति या किसी व्यक्ति या किसी घटना के बारे में दृढ़तापूर्वक महसूस करते हैं, तो उसे हम अभिवृत्त एटीट्यूड के रूप में कहते हैं। अभिवृत्त में हालांकि मात्र राय ही नहीं शामिल होती है, बल्कि हम किसी व्यक्ति जी को कितना पसंद नापसंद करते हैं, उसके बारे में अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं, वही एटीट्यूड, ठीक है, राइट। ओके, तो ये अभिवृत्त की प्रकृति और घटक हो। यहाँ पे ये अभिवृत्ति हो, जैसे परिवार, समाज, संस्कृति सभी भूमिका निभाते हैं अभिवृत्ति में। माता, शिक्षक, पिता साथ साथ में होते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत हो गया, प्रत्यक्ष स्रोत अभिवृत्ति के प्रत्यक्ष स्रोत माता पिता शिक्षक हो जाते हैं, और अप्रत्यक्ष स्रोत में मीडिया, सामुदायिक कार्यक्रम आज शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। अभिवृत्ति ये कहलाता है। चलिए ये देख लेते हैं अभिवृत्ति के एबीसी घटक, वेरी इंपॉर्टेंट है ये अभिवृत्त के एबीसी घटक। तो अभिवृत्ति के एबीसी जो घटक है ये क्या है, इसको हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभिवृत्त के घटक कौन कौन से हैं, ऐसा भी पूछ सकता है, या फिर अभिवृत्ति के एबीसी के बारे में बताइए। इफेक्ट हो गया, कॉग्निशन हो गया और बिहेवियर, ये 3 चीजों से मिलकर के क्या बनता है, अभिवृत्त के 3 घटक हैं। ए बी सी, इसको नाम दिया गया है ए, और ये बी बिहेवियर, और फिर सी दे दिया गया, तो ये और ये, ठीक है ना, राइट। अभिवृत्त के घटक सांवेगिक घटक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको, इसको माइंड में रखिएगा। सांवेगिक घटक क्या है, संवेग का मतलब क्या होता है, संवेग का मतलब इमोशंस होता है, ठीक है ना। तो जो हमारी अभिवृत्ति के विषय संबंधित किन संवेगों का हम अनुभव करते हैं, इसे भावात्मक घटक भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी भावना से जुड़ा हुआ होता है। ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के होते हैं, और तो हमारे जो संवेग होते हैं वो सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और जब हम इसको करते हैं, जब संवेग हमारे शरीर में आते हैं, तो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। दुख में हम दुखी होते हैं, खुश में हम खुशी होते हैं, ठीक है, ओके। फिर व्यवहार घटक आ जाता है। व्यवहार घटक क्या होता है, जब हम अभिवृत्ति के फोकस के संबंध में हम किस तरह का व्यवहार करें, एटीट्यूड के संबंध में हम किस तरह का व्यवहार करें। सपोज दैट विकलांग व्यक्तियों के प्रति हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति होती है, तक सकारात्मक सोच होती है, यहाँ पर अच्छी सोच होती है, जो विकलांग है ना, तो एक सहानुभूति उनके ऊपर हो जाती है और उनके प्रति सकारात्मक तरीके से व्यवहार करते हैं। रक्षा बलों में सेवारत लोगों के प्रति सम्मान की अभिवृत्ति होती, सम्मान की भावना होती है, ठीक है ना। हम उनकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि हमारे मन में हमारी रक्षा करने वाले लोगों के प्रति गर्व होता है, ठीक है ना। ये होता है व्यवहार घटक होते हैं, जैसा लोग दिखते हैं उसके हिसाब से हम व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, सहायता करते हैं। फिर चिंतक घटक एक यहाँ पे हो गया। चिंतक घटक, चिंतन घटक क्या होता है, अभिवृत्ति के साथ कौन से विचार जुड़े हुए होते हैं, हम मानसिक रूप से उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो जो हम चिंता करते हैं, दिमाग से सोचते हैं, खास तौर पे से हम संज्ञानात्मक घटक के रूप में भी कहा जा सकता है। तो चिंतन घटक को संज्ञानात्मक घटक के रूप में भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। किसी घटना स्थिति के बारे
से बार बार संपर्क आने से हम उस के इर्द गिर्द मजबूत मानसिक निर्मितियां बना लेते हैं। मतलब कोई घटना हो जाती, कोई सिचुएशन हो जाती है तो बार बार हमारा जो दिमाग होता है उसी की तरफ चला जाता है, वो बदलता ही नहीं है बल्कि आवृत्तियां रूढ़वादिता बन जाती, तो हमारी सोच उसी की तरह हो जाती है। जो घटनाएं होती हैं जहाँ पे हम पलते बढ़ते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं बचपन से लड़कियां अच्छी खिलाड़ी नहीं होती हैं, लड़के बेहतरीन लापरवाह होते हैं, ये एक बचपन से चली आई चीजें हैं और हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट होती जा रही है और बड़े होके भी हम यही कहते हैं, ही मानते हैं। तो ये क्या है, ये सामान्य लिंग रूढ़वादिता का उदाहरण है, जेंडर रूढ़वादिता का ये उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चिंतक घटक यानी चिंतन करना, उसके बारे में सोचना, कुछ ऐसे घटक होते हैं जो सही नहीं है जेंडर के रूप में, महिला पुरुष में, लड़के लड़की में जनरली रखे जाते हैं, लेकिन वो ऐसी चीजें होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती हैं, लोग उसके बारे में सुनते जाते हैं और अपने विचार वैसे ही कर लेते हैं और मानसिकता भी उनकी वैसी हो जाती है। ठीक है ना, चलो आ जाओ। तो अभिवृत्त में एबीसी घटक या फिर अभिवृत्त के घटक ये हो गए हैं। कार्य नहीं देखेंगे, सॉरी पीडीएफ थोड़ी वो है, ज्ञान, अहम, रक्षा, प्रेरक, ये कार्य नहीं देखेंगे हम। चलो व्यक्तित्व देख लो, आपके लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन इससे बन गया है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। और जनरली हम अपनी लाइफ में और डेली इस व्यक्तित्व के बारे में हम बात करते हैं, चाहे किसी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में हो, चाहे रंग के बारे में, रूप के बारे में, कदकाठी के बारे में हो, उसकी आवाज के बारे में हो। ठीक है ना, तो व्यक्तित्व का अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी लैटिन के पर्सोना से आया है और जनरली वहां पर जो लोग मंच पर काम करते थे, भूमिकाएं निभाते थे, थिएटर में, रंगमंच में, नाट्य कलाकारों द्वारा एक मुखौटा पहना जाता था। ठीक है, उसी को लेकर के इसको क्या कहा गया, उसको पर्सोना कहा जाता था। यही व्यक्तित्व है, क्योंकि वो लोग जैसे अकबर के बारे में कोई अगर रंगमंच करे, थिएटर करे, नाटक करे तो वो अकबर के वेशभूषा में आ जाएगा, उसका गेटअप ले लेगा और उसकी नकल करेगा। तो एक मुखौटे के रूप में मुखौटा लगा लिया और उसकी नकल किया, उसके पर्सनालिटी में, उसके व्यक्तित्व में चला गया वो। तो ये होता है व्यक्तित्व, है ना। तो व्यक्ति का क्या है, कद काठी, व्यवहार, ये सभी चीजें व्यक्तित्व में आ जाती हैं। परिभाषाएं बहुत सारी यहाँ पर दी हुई हैं, आप देख लीजिए। ऐसी विशेषताएं या ऐसी विशेषताओं का मिश्रण जो व्यक्ति को विशिष्ट बनाती हैं वो व्यक्तित्व कहलाती हैं। तो व्यक्तित्व इस तरह से दूसरों के प्रति हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों से मिलकर बनता है और कभी कभी हमारा व्यक्तित्व स्थिति और परिस्थितियों से भिन्न होता है। ठीक है ना, तो व्यक्तित्व के दो मुख्य विशेषताएं हैं जिससे हम पहचान सकते हैं। एक संगति होता है, ठीक है ना, यानी व्यवहार के पैटर्न में समूह को दर्शाता है। जैसे जो लोग बात करने में शर्माते हैं वे किसी नए व्यक्ति से पहली बार मिलने पर प्रत्येक स्थिति में, यानी पहली बार किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तब भी वो शर्माएंगे, बात नहीं करेंगे, तो संगति हो गई। स्थिरता भी हो जाता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के पूरे जीवन काल में स्थिर दिखाई देता है और इसका अर्थ है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। 15 वर्ष से 30 और 65 वर्ष की आयु में भी वो बहिर्मुखी रहेगा, तो स्थिरता हो जाती है। तो लोग अपने व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में भिन्न होते हैं और जो पर्सनालिटी होती है हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। ठीक है ना, और उन्हीं अंतरों के कारण लोग उसे जान पाते, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई गोरा, कोई काला, कोई सांवला, किसी की आवाज मोटी, किसी की पतली, किसी की मीडियम, है ना, अलग अलग लोग व्यवहार करते हैं, व्यक्तित्व कहलाता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मैंने आपको जस्ट अभी बताया, पहला कारक है शारीरिक कारक। ठीक है, शारीरिक कारक में शारीरिक संरचना यानी कद, वजन, बीमारी, त्वचा का रंग, आकर्षण, इसी बात को प्रभावित करते हैं। फिर सामाजिक संवाद हो जाता है, यानी कि सामाजिक परिवेश से में भी व्यक्तित्व हमारा होता है। परिवार, समुदाय, संस्कृत होती है, ठीक है ना, राइट। हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा बोलते हैं, ये व्यक्तित्व को आकार देते हैं। बोलते हैं ना यार वो तो व्यक्ति या वो महिला, वो पुरुष है, वो बच्चा बहुत अच्छे से बात करता है ना। ये फिर अनुवांशिकता हो जाती है, जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं उस परिवार से शारीरिक लक्षण, विशेषता अपने माता पिता से, दादा दादी से मिलते हैं ना जन्म के समय में। बुद्धि हो जाता है, बुद्धि व्यक्तित्व के विकास से संबंधित होता है, यानी जिस घर में उच्च बुद्धि के लोग होते हैं उस घर के स्कूल और कामकाज में बेहतर पाया जाता है उनको। और उच्च बुद्धि IQ वाले लोगों में समस्या समाधान को भी समझने की, यानी कोई समस्या होती है तो समाधान जल्दी से वो ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से वो लोग कम बुद्धि वाले लोगों की तुलना में बेहतर निर्णय ले पाते हैं, राइट। फिर लिंग भी इसके लिए होता है, लड़का लड़की, पुरुष महिला, जेंडर यहाँ पे आ जाता है। तो ये हो गए यहाँ पे व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन आपको बता दिया। अब वेरी इंपॉर्टेंट है व्यक्तित्व के सिद्धांत। क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछ सकता है, चलो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन पूछेगा व्यक्तित्व के सिद्धांत को
विस्तार से समझाइए, व्यक्तित्व के सिद्धांत को बताइए। सबसे पहला पर्सनालिटी व्यक्तित्व का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का आता है, ठीक है ना। सिगमंड फ्रायड व्यक्तित्व का, जिसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया, इसको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। और सॉरी, थोड़ा सा माउस हो रहा है। और इन्हें इसका जनक भी कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का, यानी मनोविश्लेषण का, ठीक है। तो सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व का पहला औपचारिक सिद्धांत दिया था और उन्होंने व्यक्तित्व को हमारे अस्तित्व के हिस्से के रूप में वर्णित किया। बताया कि व्यक्तित्व हमारा एक हिस्सा है और जैविक, सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्न पक्षों से ये गुथा हुआ है, बधा हुआ है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत उन्होंने व्यक्तित्व की व्याख्या की थी और इसमें उन्होंने 3 चीजें बताई थी व्यक्तित्व में। एक इन्होंने इदम बताया था, एक अहम बताया था, तीसरा परम अहम बताया था। 3 घटक शामिल किए थे इन्होंने, किसमें? व्यक्तित्व में शामिल किए थे। और ये तीनों घटक मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं और ये तीनों मिलकर के काम करते हैं। अब चलिए सिगमंड फ्रायड का व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है। एक क्वेश्चन सीधे पूछेगा व्यक्तित्व के सिद्धांत, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने जितने सिद्धांत दिए वो आपको 3-4 लेके लिखने होंगे। दूसरा क्वेश्चन सिंगल पूछ सकता है, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत लिखिए या व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत लिखिए। अब यहाँ पर ये सिगमंड फ्रायड वगैरह कुछ भी नहीं लिखेगा, सीधे आपको लिख देगा व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक यानी सिगमंड फ्रायड। तो इन घटकों को संक्षेप में देख लेते हैं। इदम यानी आई और डी सिर्फ आप लिखेंगे। जन्म से यह मौजूद होता है लोगों में, ठीक है ना, और इसमें इच्छाएं शामिल होती हैं, राइट। संतुष्ट की जरूरत होती है लोगों को, राइट। वो संतुष्ट नहीं होते, तत्काल संतुष्ट जिसको बोलते हैं ना, उसको मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर सेटिस्फेक्शन तुरंत मिल जाए। शिशु यदि भोजन से संतुष्ट नहीं होता है तब तक वो रोते रहते हैं और वो शांत तब तक नहीं होते जब तक उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती। यदि उसको भूख लगी है, बच्चा है, उसे दूध पीना है, माँ का फीड करना है, तो जब तक नहीं मिल जाता तब तक रोता रहता है। ये इदम होता है, ये बच्चे के लिए उन्होंने कहा है। और इदम को ऐसे बच्चे के रूप में माना जाता है जिसे जरूरत पड़ने पर तत्काल उसकी पूर्ति की जाए और वो संतुष्ट हो जाए और संतुष्ट होने पर वो शांत हो जाए। तो फ्रायड कहते हैं कि इदम जो है ना वो आनंद सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। तो इदम को किससे नियंत्रण किया जाता है? आनंद द्वारा। दूध मिल गया, भोजन मिल गया, बच्चा शांत हो गया, उसे आनंद आ गया। और जब जरूरतें पूरी नहीं होती हैं तो भ्रम और व्याकुलता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अपनी सदैव जरूरतों को तो पूरा हम नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ तो यही समस्या है ना कि जरूरी नहीं है कि जो हमारी जरूरतें वो सभी तुरंत उसी वक्त पूरी हो जाएं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उचित समय की प्रतीक्षा करना सीखते हैं। बचपन में तो नासमझ होते हैं तो माँ हमारी जरूरतों को पूरा कर देती है, पिता कर देते हैं, फैमिली कर देती है। तभी तो हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चे को बिगाड़ दिया है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जरूरतें पूरा नहीं होती, सिखाया जाता है बेटा वेट करो, इंतजार करो, है ना। और कई बार वहाँ पे गुस्से भी होते, बच्चे क्रोधित होते हैं तो अपने आवेग को वो क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो हमारे भीतर प्राकृतिक नियंत्रण अहम तंत्र अहम के रूप में हमारे पास आता है। तो यहाँ पे इदम जो है वो इंड हो गया। अब बच्चा छोटा था तो इदम था, आनंद आया। अब यहाँ पे बच्चा बड़ा हो गया है तो क्या हो गया है? अहम आ गया है, ठीक है ना। तो अब अहम पढ़ लेते हैं। अहम जो होता है यह इदम से विकसित होता है, इदम से निकला हुआ होता है, क्योंकि बच्चा वही बच्चा बड़ा हो गया, वो छोटा था जिसको तत्काल संतुष्ट की जरूरत थी, अब बड़े होने पे उसकी पूर्ति नहीं की जाती है। तो आवेगों को सामाजिक रूप से स्वीकार कर तरीके से नियंत्रित करता है। अब समाज के द्वारा भी कुछ चीजें नियंत्रित की जाती हैं, ठीक है ना। इदम अहम इदम के अचेतन आवेग प्रयोगों को प्रतिबंधित करने के लिए सचेत स्तर पर काम करता है। तो अब देखो जो अहम हो जाता है एक तरह से अपने आप में लोग अहम करने लगते हैं, ईगो करने लगते हैं ना, अपने आप में उनको घमंड सा हो जाता है। अचेतन आवेग जो होता है, एक चेतन आवेग होता है, एक अचेतन। इदम को आप चेतन कह सकते हो, अहम को आप अचेतन कह सकते हो, ठीक है ना। इसको रोकने के लिए जो अचेतन आवेग होता है, जो अनकंट्रोल आवेग होता है, उसको रोकने के लिए कौन काम करता है? इदम करता है, ठीक है ना। तो इदम और परा अहम के बीच संतुलन का काम करता है। इदम और परा अहम के बीच, क्योंकि इदम और परा अहम के बीच में क्या आता है? अहम आता है, ईगो। तो ईगो जो होता है वो इदम और परा अहम के बीच में होता है, संतुलन का काम करता है, ठीक है। फिर परा अहम सुपर ईगो आ जाता है और यह व्यक्तित्व का गर्भगृह है, यानी कि जो हमारे माता पिता द्वारा सिखाए अनुसार हमारे पालन में शैक्षिक नैतिक सिद्धांत, कहते हैं ना कि जैसा सिखाएंगे वैसे ही बच्चा सीखेगा। बच्चा बड़ा हो गया लेकिन उसको जो उसके माता पिता ने, उसकी फैमिली ने सिखाया है वही वो सीखा है, ठीक है ना।
उस सिद्धांत आदर्श पर काम करता है और हम सभी के भीतर हमें सही और गलत कार्य करने के लिए पुरस्कार और दंड की ओर ले जाता है। यानी हम अच्छा काम करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, वाहवाही मिलेगी, गलत काम करेंगे दंड मिलेगा। तो आदर्श अहम परा अहम का एक अन्य घटक है, ठीक है, जो आकांक्षा और जीवन में सर्वोत्कृष्ट बनने का मार्गदर्शन करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इदम अहम और परा अहम अलग अलग पहचान नहीं है, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले आपस में गुथे हुए संबंध हैं। तो हो गया यहाँ पे इदम आईडी और अहम यानी ईगो और परा अहम यानी सुपर ईगो, ठीक है। 3 है सिगमंड फ्रायड के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अब्राहम मास्लो का आ जाता है, क्योंकि व्यक्तित्व का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, पर्सनालिटी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने सिगमंड फ्रायड का पढ़ा, अब यहाँ पे अब्राहम मास्लो का पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत, ठीक है, ये भी इन्होंने दिया है। और ये व्यक्ति का जो मानवतावादी सिद्धांत दिया है ना, इसको हम आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। यदि क्वेश्चन आए कि आवश्यकता का सिद्धांत क्या कहलाता है, ये अब्राहम मास्लो का है, तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है। तो मास्लो ने स्वयं का सबसे बेहतर रूप बनाने के लिए लोगों के अनुभव स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग किया है, उनके विचार को देखकर व्यक्तित्व का अध्ययन किया है, ठीक है ना। और मास्लो खुद भी कहते थे, उन्होंने महसूस किया था शोध में कि जो सभी खुले सृजनात्मक प्रेम पूर्ण सबसे महत्वपूर्ण रूप से श्रम को स्वीकार करने की समान विशेषताएं होती हैं। वो कहते हैं कि सभी लोगों को खुला होना चाहिए, सृजनात्मक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, प्रेम पूर्ण रहना चाहिए, और उनका मानना था कि व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए उनके शब्दों में वास्तविकता होना चाहिए, और जो भी उनकी जरूरतें हैं उनका अनुक्रम होने की, यानी क्रम के हिसाब से जरूरतें हैं, और हमारी जरूरतें बहुत सारी हैं, क्रम के हिसाब से पूरा भी होती हैं। फिर उन्होंने आवश्यकता के सिद्धांत में जो मूलभूत जरूरतें हमारी आपकी मानव की होती हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक होती हैं, धीरे धीरे शुरू होती फिर उच्च में पहुंच जाती हैं, उनको इन्होंने क्या किया है, आत्मबोध तक पहुंचा दिया। तो मूलभूत जरूरत से लेकर के आत्मबोध जरूरत तक का इन्होंने एक डायग्राम बनाया, पिरामिड सिद्धांत भी कहलाता है। व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत एक नाम है, आवश्यकता का सिद्धांत भी है, आवश्यकता अनुसार आवश्यकता का सिद्धांत, या अब्राहम मास्लो का सिद्धांत, या फिर ये पिरामिड का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। अब व्यक्ति है, उसकी जरूरतें हैं, जीवित है, तो बहुत सारी शारीरिक जरूरतों को प्राप्त करता है, वो आत्मबोध को प्राप्त करता है, उसकी जो आत्मबोध होती है उच्च स्तर तक जाती है, ठीक है ना। तो छोटे से लेकर के बड़े तक, तो इन्होंने इसको कैसे बनाया है, ये देखो, जो मैं बोली पिरामिड की तरह, तो एज ए पिरामिड के रूप में ये इनका सिद्धांत चला है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि इनका जो सिद्धांत चलता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना, राइट। सबसे नीचे से आपको लेना होगा, 5 लाइन खींचनी होगी, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, सबसे नीचे से लेके चलेंगे आप। मास्लो का देखिए आवश्यकता अनुक्रम, ये हो गया आवश्यकता का सिद्धांत। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि हमारी जो भौतिक जरूरतें होती हैं, जो हमारी आप शारीरिक जरूरतें भी कह सकते हैं, क्या होती, सबसे पहले हमें खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है, तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर सेफ्टी नीड्स, अब जब हमें ये सब चीज़ें मिल गई तो भैया हमें क्या चाहिए होगा, हमें सेफ्टी सुरक्षा चाहिए होगा, सिक्योरिटी चाहिए होगा, मतलब कि एक समाज की तरफ से भी, एक घर परिवार की तरफ से भी, तो सेफ्टी नीड्स हो गया, ठीक है ना। फिर लव नीड्स भी यहाँ पे होता है, यानी कि यहाँ पे हमें प्यार चाहिए होता है, रिलेशनशिप चाहिए होती है, फ्रेंड्स चाहिए होते हैं। फिर चौथे में आ जाता है स्टीम नीड्स, यानी कि यहाँ पे फीलिंग्स ऑफ जो आप कह सकते हैं कि जो फीलिंग्स होती है, जो हमारी अनुभव जो हमारे होते हैं, जो हमारे सुख दुख होते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। जज्बात जो होते हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। फिर 5वें में सेल्फ को रखा गया है, इसे हमने कहा था कि आत्मविश्वास को रखा गया है। सोसाइटी, समाज हो गया, सब चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर आत्मविश्वास को रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, तो इसे जरूर देखिएगा, ठीक है, ओके। रेमंड कैटल का भी दिया है, हम इसको नहीं देखेंगे, आपको देखना तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 2 मैंने वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता दिए,
यदि 2 क्वेश्चन अगर व्यक्तित्व का सिद्धांत आता है तो एक आप सिगमंड फ्राइड का लिख दीजिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, दूसरा आप यहाँ पे अब्राहम मैस्लो का लिख लीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट ये भी बता देती हूँ कि अब्राहम मैस्लो का अलग से भी पूछ सकता है, सिगमंड फ्राइड का अलग से भी पूछ सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग पूछ सकते हैं, तैयार कर लीजिएगा। व्यक्तित्व का भारतीय परिप्रेक्ष्य, ये भी आपका उसमें साथ में पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? पूछ लेगा कि व्यक्तित्व के सिद्धांत को समझाते हुए लिखते हुए व्यक्तित्व पर भारतीय परिप्रेक्ष्य को समझाइए, ठीक है ना, राइट। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य को देख लीजिए कि भारतीय शास्त्रों में क्या लिखा गया है व्यक्तित्व के बारे में। पुरुषोत्तम यानी परम सत्य होता है, आत्म, जीव, आध्यात्मिक, व्यक्तित्व, इन सभी शब्दों का प्रयोग यहाँ पे भारतीय उसमें किया गया है। उपनिषद में व्यक्तित्व के प्राचीन भारतीय मॉडल को पंचकोश मॉडल कहा जाता है, जिसमें 5 आच्छादन या कोश होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्नमय यानी भोजन आच्छादन, ठीक है, प्राणमय यानी जीवनदायी वायु आच्छादन, मनोमय यानी मानसिक आच्छादन, विनामय विज्ञानमय यानी बौद्धिक आच्छादन और आनंदमय यानी प्रसन्नता आच्छादन। इसको आप देख लीजिए, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ओके चलिए, ओके। चिंतन की प्रकृति जो है, चिंतन यानी थिंकिंग, सोचना, ठीक है ना। तो चिंतन को संज्ञान अर्थात जानना भी कहते हैं, राइट। और यह प्रत्यक्षण, स्मृति, योजना, समस्या समाधान या फिर निर्णय लेने में कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसके निर्णय लेने आदि की प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत शामिल होती हैं और जनरली ये मानसिक गतिविधि के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी दिया जाता है चिंतन, तो आप लिख सकते हैं चिंतन की प्रकृति आ जाती है 5 या 6 नंबर में ये आएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे थोड़ा सा हम एक काम करिएगा, अब ब्लूम का वर्गीकरण जरूर देख लीजिए। ये जो ब्लूम का वर्गीकरण है ना, ये चिंतन के अंतर्गत ही आता है, चिंतन कौशल, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। और 1950 के दशक में जो बेंजामिन थे, यानी बेंजामिन ब्लूम इनका नाम था, इन्होंने चिंतन कौशल का वर्गीकरण विकसित किया था और जो आज भी सहायक है और इसे ब्लूम वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। तो ब्लूम वर्गीकरण के नाम से यदि क्वेश्चन पूछता है तो आपको यही लिखना है, और साथ ही साथ में यदि चिंतन कौशल पूछता है तो यही लिखना है। और वह जटिलता के उत्तरोत्तर क्रम में 6 प्रकार के, यानी कि सीधी सी बात है कि ब्लूम वर्गीकरण में अगर हम प्रकार देखते हैं तो 6 प्रकार यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने चिंतन कौशल को सूचीबद्ध किया था। एक सूची बनाई थी किसका? चिंतन कौशल का। तो 6 प्रकार थे चिंतन कौशल के, किसके? ब्लूम वर्गीकरण के अंतर्गत, जिसमें पहला ज्ञान था, दूसरा समझ था, फिर अनुप्रयोग था, विश्लेषण था, संश्लेषण था, मूल्यांकन था। तो व्यक्ति में पहले नॉलेज होना यानी कि ज्ञान का होना जरूरी था, ज्ञान के साथ साथ में यहाँ पर समझ अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है, फिर उसका अनुप्रयोग करना यानी प्रयोग करना जरूरी होता है, फिर उसके बाद उसका विश्लेषण एनालिसिस किया जाता था, संश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। तो 6 इन्होंने इसके चरण बताए हैं, चरण कह लीजिए, प्रकार कह लीजिए, चिंतन कौशल के या फिर ब्लूम वर्गीकरण के। ये लेवल यहाँ पर दिए हुए हैं जो नीचे से यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो जो बताया ये देखिए यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि यदि वर्गीकरण आता है तो आपको ये डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो और यहाँ पर कह सकते हैं इस वर्गीकरण को देख करके कि चिंतन जो है क्या है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, जो मानसिक यानी मस्तिष्क से ली जाने वाली प्रक्रिया है, जिसमें ब्रेन का मस्तिष्क का यूज होता है और जो हमारे जागने और सोने के दौरान सक्रिय होती है, ठीक है। और हमारे सक्रिय के साथ साथ या निष्क्रिय विचार हमें बताते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सभी तरह के विचार आते रहते हैं। पर्यावरण से जानकारी को किस तरह से आत्मसात किया जाए, इसके बारे में भी ये मानसिक प्रक्रिया के साथ में चिंतन कौशल निकल करके सामने आता है। चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है चिंतन के प्रकार। हो सकता है देखो एक क्वेश्चन आपसे लेंदी पूछ दे कि वो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि चिंतन को समझाते हुए या चिंतन कौशल को बताते हुए चिंतन के प्रकार लिखिए, ठीक है ना। या फिर चिंतन के प्रकार को बताते हुए चिंतन कौशल से क्या समझते हैं इसको समझाइए, या ब्लूम का वर्गीकरण के साथ में बताते हुए ब्लूम का वर्गीकरण को समझाते हुए चिंतन के प्रकार लिखिए, क्योंकि ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो चिंतन को लेकर के, चिंतन कौशल को लेकर के है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है चिंतन के प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको मैं रख रही हूँ। तो चिंतन के प्रकार में प्रत्यक्षिक या मूर्त चिंतन पहले आता है, ठीक है, ओके।
तो चलिए यहाँ पर पहला ले लेते हैं अप्रत्याशित या मूर्त चिंतन। ठीक है ना, ये इसके प्रकार में आता है, पहले प्रकार में आता है किसका, चिंतन के। तो देखिए इसमें जो मूर्त चिंतन होता है ना, ये बताता है कि हम अपने इंद्रियों और अनुभवों से कैसा अनुभव करते हैं, कैसा फील करते हैं। ठीक है, और जो ये इंद्रिय और अनुभव होते हैं, क्योंकि हम फील तो करते हैं लेकिन इन्हें हम देख तो नहीं पाते हैं ना, है ना, मूर्त हैं। ठीक है, राइट। लेकिन इनको उन वस्तुओं से जिससे फीलिंग होती है उसके माध्यम से इसको देखा जा सकता है। तो स्थायी होती है, गैर लचीली होती है ये, तो ये मूर्त चिंतन हो गया। अमूर्त चिंतन में क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट में हो जाता है। हम उस चीज को देख नहीं सकते हैं, कुछ चीजों को हम ग्रहण करते हैं, राइट। दार्शनिक रूप से समान बनाने की क्षमता होती है, प्यार में होने की धारणा, फीलिंग्स हो सकती है, तो ये अमूर्त चिंतन हो जाता है। विचार मग्न चिंतन क्या होता है, कोई समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए हम क्या करते हैं, अपने चिंतन करते हैं, अपने दिमाग को दौड़ाते हैं, बोलते हैं ना कि सोचो सोचो, कुछ तो सोचो, अचानक अंतर्दृष्टि से, सूझबूझ से हम काम लेते हैं। ठीक है, और जो समस्या होती है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो बाधाएं होती है उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो ये विचार मग्न चिंतन हो जाता है। फिर सृजनात्मक चिंतन आ जाता है। सृजनात्मक चिंतन जो होता है, एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि नव निर्माण करने की, सृजन करना, राइट। जनरली कुछ नया करने की कोशिश की जाती है, तो नव निर्माण यानी कुछ नया करने की क्षमता होती है और अपने ज्ञान को और आगे विकसित करने की क्षमता होती है। तो ये सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। जनरली वैज्ञानिक, कलाकार लोग जो होते हैं, खासतौर पे कवि, लेखक, राइटर वगैरह होते हैं, इनमें सृजनात्मक चिंतन बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं हम, राइट। फिर आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन जो होता है जनरली आलोचना के माध्यम से निकल करके सामने आता है, यानी कि हम अपनी जो हमारी मान्यताएं होती हैं उनको बारे में हम बहुत गहराई से, डीपली से खोज करते हैं, सत्य की खोज करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, उसके तत्व होते हैं, संवेग होते हैं, उन सभी चीजों को इससे अलग किया जाता है। तो आलोचनात्मक चिंतन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चिंतन के प्रकार, इसे देख लीजिएगा आप। ठीक है, और चिंतन कौशल, और ये ब्लूम वर्गीकरण जो है थोड़ा सा है, तो चिंतन कौशल आप पढ़ लीजिए, चाहे ब्लूम का वर्गीकरण पढ़ लीजिए, दोनों एक है। और चिंतन के प्रकार, अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे DL चिंतन के बारे में और भी पूछते हैं, तो आप इसको भी लिख सकते हो कि चिंतन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पहले हम क्या करते हैं, चिंतन का मतलब क्या होता है, विचार करना, सोचना। तो किसी भी काम को करने के पहले हम विचार करते हैं, सोचते हैं, उसके तरीके के बारे में सोचते हैं। ठीक है ना, हमारा जीवन इससे प्रभावित होता है। अपने आसपास ही हम देखते हैं, दुनिया को देखने के लिए, समझने के लिए हम चिंतन का प्रयोग करते हैं, विचार करते हैं, अनुभव करते हैं किसी चीज के बारे में, तो ये चिंतन हो गया। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट और क्या चीज है। जैसे ब्लूम द्वारा वर्णित चिंतन कौशल क्या है, इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वही है 6 चिंतन कौशल है। कौन कौन से थे, ज्ञान, समझ, अभिप्रयोग, विश्लेषणात्मक संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, और लास्ट में मूल्यांकन। देखिए मुझे याद हो गया, 6 थे, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और ब्लूम का नहीं पूछेगा, सिर्फ चिंतन कौशल पूछेगा, तो आप भी इसी को लिख दीजिएगा। चलिए सारांश हो गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट ले लेते हैं, यूनिट ले लेते हैं, और हम देख लेते हैं कि ब्लॉक 2 चल रहा है। ब्लॉक 2 में नेक्स्ट यूनिट क्या है, अभिप्रेरणा एवं संवेग। और अभी से बता दूं कि ये यूनिट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिनके आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। चलिए ठीक है, एक इस चीज को थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे ना, तो आपके समझ में आ जाएगा कि अभिप्रेरणा आखिर क्या है। ठीक है ना, किसी से प्रेरणा मिलना, जिसे हम बोलते हैं मोटिवेशन, है ना, कि मुझे मोटिवेशन मिला होता तो मैं भी ऐसा कर लेता है, मुझे उनसे मोटिवेशन मिला, मुझे उनसे प्रेरणा मिली, अभिप्रेरणा मिली, और मैं वैसा कर पाया, वैसा मैं बन पाया। ठीक है ना, तो ये अभिप्रेरणा होती है। तो एक व्यक्ति अभिप्रेरणा की कमी की वजह से अपने कार्य स्थल पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी नहीं कर पाता है, वहीं पर जब वह व्यक्ति जब प्रेरित होता है या प्रेरित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में वह विभिन्न संवेग महसूस करता है। प्रेरित होता है तो अच्छा संवेग आता है, खुशी होती है, प्रेरित नहीं होता है तो उसे दुख होता है। ठीक है ना, तो संवेग अब यहाँ पे आ गया। तो ये अभिप्रेरणा है, थोड़ा सा आप इसको चलिए मैं पढ़ देती हूँ ताकि आगे आप पढ़ो तो आपके समझ में आ जाए। देखो क्या होता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, राइट, बहुत सारे व्यवहार होते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर लेते हैं जैसा उन्होंने किया था, आश्चर्य हुए होंगे, है ना,
कि कुछ व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर लेते हैं जैसे उन्होंने किया होगा, जैसे खाने के लिए कुछ प्राप्त करने से लेकर के एक दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करना, समय पर कार्य को पूरा करने तक, इन सभी में अभिप्रेरणा जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ विशेष व्यवहार अभिप्रेरणा की वजह से प्रदर्शित किए जा सकते हैं और वहीं पर यह भी संभव है कि अभिप्रेरणा की कमी के कारण व्यक्ति विशेष प्रकार के व्यवहार करने में सक्षम ना हो पाता हो। उदाहरण के लिए एक छात्र परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वह आंतरिक या बाह्य रूप से क्या करता है, पर्याप्त मात्रा में प्रेरित महसूस नहीं कर पाता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि उसे मोटिव कर पाए, उसे प्रेरणा दे पाए, उसे आगे की ओर बढ़ा पाए, ठीक है ना। तो ये अभिप्रेरणा होता है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं अभिप्रेरणा की संप्रत्यय क्या कहलाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इसमें हम लेंगे कि जो अभिप्रेरणा है वो मानव व्यवहार के क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा जो मानव व्यवहार होता है उसमें क्यों का उत्तर देती है, मतलब मानव व्यवहार को निर्धारित करने के लिए एक मुख्य कारक होती है अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा को मुख्य रूप से एक कारक के रूप में भी परिभाषित किया गया है जो एक व्यक्ति को एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए एक विशेष दिशा की तरफ प्रेरित करती है या आगे की ओर ले जाती है। हम लोग की जनरली देखते कोई आइडल होता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं की तरह बने, उन्हीं की तरह हम व्यवहार करें, उन्हीं की तरह हम बात करें या उनकी तरह उस जगह पे पहुंच जाएं। तो मोटिव करना, आगे की ओर ले जाना, यही अभिप्रेरणा कहलाती, ठीक है। तो अभिप्रेरणा क्या होती है, इसको एक प्रेरक शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे एक प्रक्रिया के रूप में भी कहा जाता है जो अनेक गतिविधियों को शुरू करती है और एवं आगे बढ़ाती है, चाहे वे शारीरिक हो या मनोवैज्ञानिक हो। सपोज दैट अब आप देख लो अंबानी परिवार को, बिजनेस में देख लो आगे बढ़ना है तो 100% बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उनसे मोटिव होते होंगे, उनसे भी प्रेरणा लेते हैं और उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं। वहां तक उस तरह तो नहीं बन पाएंगे लेकिन कुछ हद तक वो सफल होते हैं और आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो अभी प्रेरणा यहाँ पे क्या मिली, किससे मिली, अंबानी परिवार से। तो ये हो गया जो किसी से प्रेरणा मिलती है कुछ करने की, है ना, चाहत मिलती है, किसी से सीखने को मिलता है, वो अभिप्रेरणा होती है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं। अभिप्रेरणा शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द मूवेरे से लिया गया है और जिसका आशय यानी मतलब होता है टू मूव यानी आगे बढ़ना। और इस प्रकार से अंतर्नोद, बल, इच्छा, आवश्यकता एवं अभिलाषा शब्दों से वर्णित है। तो अभिप्रेरणा को हम किन किन चीजों से कह सकते हैं, अंतर्नोद जो हमारे अंदर से निकली हुई चीज होती है, बल, है ना, इच्छा, आवश्यकता और अभिलाषा, ऐसे शब्द यहाँ पर लिए गए हैं आगे बढ़ने के लिए यानी कि अभिप्रेरणा के लिए। तो जो व्यक्ति को एक विशेष तरीके से व्यवहार करने की दिशा दिखाती है, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट शिक्षक से प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा एक विद्यार्थी को कक्षा में रहती है और वो हमेशा अच्छा मार्क्स लेके आता है क्लास में, चाहे फिर कोई एक्टिविटी उसके स्कूल में होती हो तो अच्छा प्रदर्शन करने की वो कोशिश करता है। तो उसकी एक कोशिश होती है, प्रेरित होती है, वो अच्छा प्रदर्शन करने को प्रेरित करती है। तो किस चीज से, शिक्षक से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, है ना। होता है ना, कॉपी जब आप लिखते हो, होमवर्क करते हो तो आप बहुत अच्छी राइटिंग में करते हो, आप असाइनमेंट बनाते हो तो आप क्या करते हो, अच्छी राइटिंग में और अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे आपकी कोशिश होती है जो कॉपी चेक करने वाला है वो जो मार्क्स देगा वो बहुत अच्छा नंबर दे। तो शिक्षक से प्रशंसा प्राप्त करने की जो प्रेरणा आपको मिलती है वो यहाँ पे अभिप्रेरणा कहलाती है। तो किसी विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्ति को उस विषय से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। किसी को अगर भूख बहुत तेज की लगी है तो वो कुछ भी खाने के लिए, फिर जब भूख लगती है तो खाना ही बस नहीं, कुछ भी स्नैक्स मिल जाए, बिस्किट नमकीन कुछ भी मिल जाए तो खा लेते हैं ना। तो क्या है ये, अपने माता पिता के साथ रहने की इच्छा व्यक्ति को लंबी दूरी यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो जब हमें किसी से प्रोत्साहन मिलता है, जब हमें किसी से प्रेरणा मिलता है आगे बढ़ने की, कुछ कर गुजरने की, वो अभिप्रेरणा कहलाती है। तो कोई भी मानव व्यवहार किसी अभिप्रेरणा के परिणाम के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। तो मनुष्य में जो व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है ना, वो अभिप्रेरणा का परिणाम होता है, ठीक है ना। तो अभिप्रेरणा शब्द को अनेक तरीकों से हम परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पे परिभाषा आप देख लीजिए, फेल्डमैन ने भी दिया का, आपके इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार लिखिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो इसे देख लीजिए, एक परिभाषा तैयार कर लीजिए। आप चाहे तो ये ले लीजिए, फेल्डमैन का ले लीजिए, वे कारक जो मानव एवं अन्य जीवों के व्यवहार को निर्देशित एवं स्फूर्ति देते हो, या आप यहाँ पे रोशनबर्ग का ले लो,
कार्य को पूरा करने के लिए अपने लक्ष्य की तरफ जाने की इच्छा अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर अभिप्रेरणा हो गया पूरा, हमने देख लिया क्या है। अब यहाँ पे अभिप्रेरणा के घटक देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कभी कभी एग्जाम में ना, हालांकि अभिप्रेरणा और प्रेरणा में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क होता है, दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में अभिप्रेरणा की जगह प्रेरणा बस पूछ लेता है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो अभिप्रेरणा के घटक कौन कौन से हैं ये यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा को जो हमने ऊपर परिभाषित किया तो 3 चीजें आई थी, आवश्यकता, नीड्स, अंतर्नोद यानी ड्राइव्स यानी चलाने वाला, और उत्प्रेरक जो होता है उसको उत्प्रेरित करता है, आगे की ओर बढ़ाता है, और यही अभिप्रेरणा में योगदान देते हैं। तो अभिप्रेरणा के घटक में सबसे पहले आवश्यकता आ जाएगी। जैसे कि मैंने कहा ना कि हर एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया कि कोई कोशिकीय या शारीरिक कमी की जैविक अवस्थाओं संबंधित है तो अंतर्नोद की तरफ ले जाएगा। ठीक है ना, राइट, यानी ड्राइव की तरफ ले जाएगा। मतलब व्यक्ति को जीवित रहने के लिए क्या करना है, पानी पीना है, खाना खाना है ना, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो कुछ जैविक आवश्यकताएं होती हैं जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जो हमारे लिए आवश्यक है। संज्ञानात्मक आवश्यकताएं होती हैं, ज्ञान, स्मृति, सभी चीजें। सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, सभी चीजें इसकी आवश्यकता के अंतर्गत आ जाएगी, नीड्स के अंतर्गत। फिर अंतर्नोद आ जाता है, ड्राइव्स आ जाता है यार। ठीक है ना, यानी तनाव के चलते व्यक्ति की अवस्थाएं जो तब उत्पन्न होती हैं जब हमारे शरीर में कुछ आवश्यकताओं की कमी होती है, तथा तनाव को दूर करने के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न कर रहा होता है। मतलब हमारे बॉडी में किसी न किसी चीज की जब आवश्यकता, कोई मान लीजिए कोई चीज जरूरत है हमें, लेकिन वो उसकी कमी है हमें हमारे शरीर में, तब हम क्या करते हैं, तनाव को दूर करने के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये अंतर्नोद कहलाता है, ड्राइव्स कहलाता है, राइट। आवश्यकता अंतर्नोद या आगे की तरफ ले जाती है जो आवश्यकता होती है, क्योंकि फर्स्ट हमें आवश्यकता फील होगी, हमारे शरीर को आवश्यकता फील होगी, कुछ भी हो सकती है, सामाजिक, संज्ञानात्मक कुछ भी हो सकती है, और जैविक भी हो सकती है। ठीक है ना। और जब आवश्यकता फील होगी तो अंतर्नोद या आगे की तरफ ले जाती है। तो अंतर्नोद का मतलब होता है उस आवश्यकता को आगे की ओर बढ़ाना, ले जाना, या आगे बढ़ने को मजबूर कर देती है अंतर्नोदी आवश्यकता। ठीक है, जब आगे बढ़ने को मजबूत करती है तो उसको ड्राइव से अंतर्नोद कहते हैं। सपोज दैट जब एक व्यक्ति भूखा होता है तो वह खाना ढूंढता है, और इस प्रकार आवश्यकता, खाना उसकी क्या हो गई, आवश्यकता हो गई, तो आवश्यकता आगे बढ़ने की ओर उसे प्रेरित करती है और व्यक्ति को इस व्यवहार से करने के लायक बनाती है, जिससे उत्पन्न हुई कमी का सामना कर सके। ठीक है ना, राइट। तो ये हो गया अंतर्नोद। फिर यहाँ पे उत्प्रेरक हो जाता है, ये भी देख लेते हैं। इंसेंटिव्स यानी बाहरी या पर्यावरण से आता है ये, और जब अंतर्नोद आंतरिक है तो देखो आप उत्प्रेरक को बाहरी में रख दीजिए, और जो अंतर्नोद है वो क्या है, वो आंतरिक है। क्योंकि अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है और एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, आपको मैं भी से बता दूं। ठीक है ना। और उत्प्रेरक एक वस्तु या घटना हो सकती है, एक खेल में जीती गई ट्रॉफी उस खेल में आगे और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। आगे की ओर बढ़ाना, उत्प्रेरक करना, प्रेरित करना, है ना, आगे की ओर और बढ़ने के लिए प्रेरित करना। जब आप खेल में कोई चीज जीत जाते हैं, ट्रॉफी जीत जाते हैं, खेल में जीत जाते हैं, तो आपकी इच्छा और आगे बढ़ जाती है, आवश्यकता बढ़ जाती है, तो अंतर्नोद और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और आप और आगे बढ़ते हैं, प्रेरित होते हैं। तो इस तरह के व्यवहार को प्रेरित करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। तो अभिप्रेरणा का अर्थ जानने के पश्चात यहाँ पे अभिप्रेरणा के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए या मतलब बताते हुए उसके घटक बताइए और प्रकार, या सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए, है ना। तो अभिप्रेरणा के प्रकार में जैसे मैंने आपको बताया था, प्राथमिक एवं द्वितीयक अभिप्रेरणा। ठीक है, ये देख लेते हैं। प्राथमिक अभिप्रेरणा क्या होती है? प्राथमिक अभिप्रेरणा को आधारभूत अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य रूप से भूख, प्यास, नींद, काम भावना, दर्द से प्रयास और प्रकार की ऐसी अन्य संबंधित आवश्यकताएं होती है। प्राथमिक है, जिसे प्राइमरी अभिप्रेरणा हम कह सकते हैं, मोटिवेशन। ठीक है ना, प्राइमरी मोटिवेट जिसको हम बोल सकते हैं। भूख, प्यास, नींद, है ना, ये सभी चीजें क्या होती है? प्राथमिक होती है, जिनको और जिनकी आवश्यकताओं को पूरा करना कंपलसरी होता है, और ये मुख्य रूप से एक व्यक्ति के व्यवहार को भी प्रभावित करती है। ठीक है ना, आधारभूत स्तंभ कहलाए जाते हैं, और जैविक अभिप्रेरणा भी इसको कहा जाता है। फिर दूसरा यहाँ पे है द्वितीयक अभिप्रेरणा। द्वितीयक अभिप्रेरणा को सीखी गई अभिप्रेरणा कहते हैं। प्राथमिक अभिप्रेरणा जो होती है जर्नल होती है, भूख, प्यास, ये क्या है, नींद वगैरह जर्नल है।
कहीं से कोई सीखता नहीं है, ये ऑटोमेटिक होती है, हमारी जैविक आवश्यकता भी है। अद्वितीय अभिप्रेरणा को सीखी गई प्रेरणा कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है और ये व्यक्तियों की वरीयता मूल्यों में भी संबंधित होती है, ठीक है ना, राइट। चलिए अब यहाँ पर द्वितीयक अभिप्रेरणा को इसकी तीन मुख्य आवश्यकताएं हैं, बाह्य एवं आंतरिक अभिप्रेरणा, जो मैंने आपको कहा देखो। तो अब ये द्वितीयक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा बाह्य एवं आंतरिक अभिप्रेरणा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो पहला हो गया प्राथमिक एवं द्वितीयक अभिप्रेरणा, तो हमने प्राथमिक एवं द्वितीयक अभिप्रेरणा पढ़ा। अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर बाह्य एवं आंतरिक अभिप्रेरणा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। एक अलग क्वेश्चन भी टिप्पणी भी आपसे 10 या 6 नंबर का पूछ सकता है बाह्य एवं आंतरिक अभिप्रेरणा से, ठीक है। तो बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है? बाह्य अभिप्रेरणा से नाम से पता है बाहरी अभिप्रेरणा, जैसे हम बाहर यानी कि शरीर के बाहरी भाग। एक अभिप्रेरणा होती है जो हमें आंतरिक रूप से मोटिव करती है, हमारे शरीर के अंदर की होती है, ठीक है ना, भूख प्यास नींद जैसे मैंने कहा आपको। और एक अभिप्रेरणा होती है जो हमें बाहरी फिजिकल बाहरी इन्वायरमेंट से प्रेरित करती है। तो ऐसी अभिप्रेरणा जो व्यक्ति के बाहर की तरफ से आती है, जैसे पुरस्कार प्रशंसा शामिल होते हैं, ये बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। पुरस्कार प्रशंसा धन वगैरह मिलता है, फीडबैक वगैरह प्रतिपुष्ट जिसको बोलते हैं, प्रतिपुष्ट करना, ये सभी चीजें जो होती हैं बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं और यह व्यक्ति से बाहर की चीजों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के अभिप्रेरक ऐसी संतुष्टि खुशी प्रदान करते हैं जो गतिविधि कार्य प्रदान नहीं कर सकती है। तो ये हो गया बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है ना। और इस प्रकार में अभिप्रेरक एक व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे वे अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो ये बाह्य हो गया। अब इसी तरह से बाह्य अभिप्रेरणा को थोड़ा और देख लीजिए, इसके कुछ लाभ भी होते हैं। लाभ क्यों होते हैं? क्योंकि ये केवल व्यवहार में को ही नहीं बढ़ाता है, साथ ही साथ यह प्रदर्शन से भी जुड़ा हुआ होता है, सिर्फ व्यवहार से नहीं जुड़ा होता है, प्रदर्शन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारे व्यवहार में बढ़ोतरी नहीं करता है बल्कि प्रदर्शन में भी बढ़ोतरी करता है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे यदि पुरस्कार हटा लिया जाए तब व्यवहार में गिरावट आ जाएगी, यदि पुरस्कार वही रहता है तो इसे बढ़ाया भी नहीं जाता है तब भी अभिप्रेरणा में कमी आएगी। तो ये आपका हो गया बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। आप इसे और देख लीजिएगा, बहुत कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर आंतरिक अभिप्रेरणा, जैसे कि मैंने कहा ना कि अंदर की अभिप्रेरणा जो व्यक्ति के अंदर से आती है, जैसे चुनौती हो गया, आनंद हो गया, निपुणता हो गया, कोई बहुत निपुण है किसी चीज में, कला में, किसी भी चीजों में, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसी कोई गतिविधि हो सकती है जिसके करने में व्यक्ति को खुशी मिलती हो, वो भी अंदरूनी खुशी मिलती है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। आंतरिक अभिप्रेरणा के देखिए 4 घटक यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना। 4 घटक में चुनौती हो गया पहला, राइट, यानी एक व्यक्ति उस उत्तेजना का आनंद उठाता है जो नवीन चुनौतियों के साथ होता है। आनंद हो गया जिसमें व्यक्ति को कार्य करने से प्राप्त होता है, खुशी मिलती है किसी भी कार्य को करने से। निपुणता हो गया, पारंगता जिसको हम बोलते हैं, है ना, कि उसमें वो व्यक्ति उस काम को करने में निपुण है और वह उस व्यक्ति को उस काम को करने में सहज महसूस करता है ना, वह कठिन कार्य भी पूरा कर सकता है। और स्वायत्तता यानी आत्मदृढ़ निश्चय हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, अभिप्रेरणा क्या है और उसके प्रकार क्या है। घटक भी देख लीजिएगा, 3 है, आवश्यकता, अंतर्नोद और चालक, मुझे याद है, ठीक है। ड्राइव यानी अंतर्नोद, आवश्यकता, और यहाँ पर आप प्रकार देख लो। प्रकार में वेरी इंपॉर्टेंट प्राथमिक द्वितीयक है, इनमें अंतर देख लेना, और बाह्य और आंतरिक देख लीजिएगा, ठीक है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम नहीं समझाऊंगी। पहला आता है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, जो हम ऊपर भी पढ़ा चुके हैं। मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत होता है, ठीक है, इसको बता दिए। एज एक पिरामिड की तरह ये बना हुआ होता है, ये इस तरह से पिरामिड होता है, ठीक है, ओके, राइट। और इसके 5 भाग होते हैं जो नीचे से शुरू होते हैं, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले भूख प्यास आती है यहाँ पर नीचे वाले में, फिर सुरक्षा वगैरह आ जाती है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था वही है। तो पिरामिड के रूप में ये होता है। और आधारभूत आवश्यकताओं को हमेशा ये नीचे से स्टार्ट होता है, आपको याद रखना होगा। यहाँ से शुरू होकर ऊपर की ओर जाता है, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आता है ये, राइट। इसको पिरामिड कहा जाता है। तो जो व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं होती है ना, नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ, यानी कम नीचे की आवश्यकताओं से लेकर के ऊपर की उच्च आवश्यकताओं की ओर बढ़ता है। और उच्चतर क्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने से पहले ही आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है। तो इन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ऐसे ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, ओके, राइट। चलिए
अब आधारभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? शारीरिक आवश्यकता होती है जो प्राथमिक अंतर्नोद है, भोजन, पानी, नींद जो मैंने कहा, काम, भावनाएं, सेक्स वगैरह ये चीजें, तो इसे अभाव आवश्यकताएं भी कह सकते हैं। और शारीरिक आवश्यकताओं के पश्चात सुरक्षा की आवश्यकता होती है जिसमें आती है, और एक ऐसे परिवेश में आवश्यकता संबंधित होता है जो सुरक्षित रहता है, तो दूसरे में आ जाता है सुरक्षा की आवश्यकता। और जब इन दोनों चीजों को, इन दोनों आवश्यकताओं को निम्न क्रम की आवश्यकताएं कहा जा सकता है, और जब ये एक बार पूरी हो जाती है, पहला हो गया भूख, प्यास, नींद, पानी, और दूसरा हो गया हमारी सुरक्षा। और जब ये पूरा हो जाता है तब तीसरी उसके ऊपर की यानी उससे उच्च क्रम की आवश्यकता की तरफ बढ़ेगा, जिसे विकास आवश्यकताएं या फिर ग्रोथ नीड्स, जी नीड कहा जाता है तीसरे नंबर पे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे पिरामिड बनाया गया। शारीरिक आवश्यकता, रक्षा एवं सुरक्षा आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सम्मान संबंधी और आत्मश्री, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, मैस्लो का आवश्यकता का अनुक्रम या मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, तो इसे पढ़ लीजिएगा, पहले भी इसके पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ओके, चलिए इसके सिद्धांत के दो आधार पर आलोचना भी की गई थी। हो सकता आ जाए कि अब्राहम लिंकन का या मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम को समझाते हुए आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, है ना। तो जैसा कि मैस्लो के द्वारा प्रस्तावित किया कि आवश्यकता सर्वव्यापी नहीं है, आवश्यकताओं के महत्व में सांस्कृतिक विविधताएं प्रभावित कर सकती है, पहली आलोचना। और दूसरा, ये आवश्यकताएं एक ही प्रकार के अनुक्रम के क्रम में घट नहीं सकती है, ठीक है ना, ऐसा है। चलो आ जाओ। ओके, अब इसमें कुछ और है क्या? आंतरिक एवं बाह्य प्रेरणा को बढ़ाना, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो कि आंतरिक एवं बाह्य प्रेरणा क्या है, इनका अंतर क्या है। तरीके तो नहीं है बढ़ाने के, लेकिन हाँ इनमें अंतर वगैरह क्या है, इस चीज को आप देख सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बाह्य प्रेरणा को बढ़ाने के तरीके ये हैं, और वहां पर जैसे बाह्य प्रेरणा को कैसे बढ़ा सकते हैं, विशेष तौर पर पहचान तो मैं नहीं कहूंगी, पहचान एक महत्वपूर्ण कारक है जो व्यक्ति में बाह्य प्रेरणा को बढ़ाने की तरफ, लोग अपनी पहचान बनाते हैं। आप कहीं पे जॉब करते हो तो आप अपने व्यवहार में, अपने प्रदर्शन में बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हो और परिवर्तन भी लाते हो, मतलब आपका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, बिहेवियर, और आप अच्छा काम उस जगह पे करते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी वहां पे बनानी होती है, तो पहचान बनानी होती है। पहचान तभी होगी ना जब आप इसमें अच्छा आप वर्क करोगे, अच्छी बातें सबसे करोगे, आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, बॉडी लैंग्वेज, काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, यही चीजें सबसे घुल मिल जाते हो आप, है ना। हर एक के काम के लिए हमेशा तैयार रहते हो हेल्प के लिए, तो पहचान, आइडेंटिटी। फिर पुरस्कार एवं प्रोत्साहन जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये हो जाता है इसमें। तो बाह्य अभिप्रेरणा को बढ़ाने के तरीके किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, और ये दंड भी यहाँ पर होता है, और बाहरी दबाव आप देख लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है। जैसे मैस्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत को समझाते हुए आलोचनात्मक व्याख्या करिए, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है। ओके, संवेग की संप्रत्यय क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। चलिए ये तो है, इसमें आप इसे देख लेना थोड़ा सा, जो मैंने बताया था ना अभी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप रख लेना। आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं, चुनौतियां उत्पन्न करने से मैंने कहा ना कि आपको अभिप्रेरणा को समझाते हुए, परिभाषित करते हुए, घटक तो हमने बताया ही आपको, इसके प्रकार, तो प्रकार में एक प्राथमिक अभिप्रेरणा, द्वितीयक अभिप्रेरणा हो गया, और दूसरा हो गया आपका बाह्य और आंतरिक अभिप्रेरणा। तो बाह्य और आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है और इसको बढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं। चुनौतियां उत्पन्न करना, स्वायत्ता प्रदान करना, ठीक है ना, जिज्ञासा को प्रकट करना, ये बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत, तो संयोग करना, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, ये बढ़ाने के तरीके वेरी इंपॉर्टेंट है, आंतरिक है। और ये बाह्य प्रेरणा के बढ़ाने के तरीके हो गए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको रख रही हूँ, आप देख लेना। संवेग की संप्रत्यय से यहाँ पर देख लेते, संवेग को मैंने पहले ही कहा है ना, क्या है, मानव व्यवहार के प्रेरक के रूप में भी इसको कहा जाता है, यानी कि उसमें सिंपैथी होना, ठीक है ना, इमोशंस होना, सॉरी, संवेग यानी इमोशंस होना। और जनरली इमोशंस क्या होती है, भूख प्यास वगैरह लगती है तब भी हमारा संवेग से इसका संबंध होता है, सक्रिय करने वाले कारक होते हैं। जैसे उदासी हो गया, तो इसको सक्रिय करने के लिए कारकों की जरूरत की पहचान होती है, उदासी देखने के लिए, है ना। हम कुछ ऐसी फिल्में देखते हैं या गाने सुनते हैं तो हम उदास हो जाते हैं, हम अच्छे गाने सुनते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो जैविक आवश्यकता को संवेगों से अलग किया जा सकता है। भोजन की आवश्यकता जो एक तरह से शक्तिशाली अंतर्नोद है, ड्राइव है, लेकिन संवेगों के साथ इसके अवहेलना करना यहाँ पर संभव है।
यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के भोजन संबंधित संवेग का अनुभव करता है तो भोजन के प्रति उस व्यक्ति की इच्छा विचलित हो सकती है, और स्वाभाविक है क्योंकि घृणा के संवेग को व्यक्ति के अस्तित्व के सार्थक में रूप में, तो संवेग जो होता है ना, इमोशन जो होता है, सुख दुख में रोना, हंसना, गाना, और साथ में हंसी, प्रमोद, खुशी, गुस्सा, क्रोधित होना, ये इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो संवेग महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी सभी कार्य और व्यवहार में शामिल होता है और हमारे संबंध में स्व विकास को बुद्धि कर सकता है, ठीक है ना। तो संवेग एक लैटिन शब्द एमोवर से लिया गया है जिसका अर्थ असंतुलित है, असंतुलित होगा, ये अवस्था होती है। और संवेग की विभिन्न परिभाषाएं है ना, संवेग में यही होता है ना कि हम बोलते हैं संवेग में, इमोशंस में बह रहे हैं, तो ये हो जाता है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ओके, इसमें अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्या होगा संवेग के घटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संवेग के घटक और हम प्रकार देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो संवेग के मुख्य 6 घटक है। पहला संज्ञानात्मक मूल्यांकन है, जैसा मैंने आपको कहा संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, बुद्धि हो गया, स्मृति हो गई, है ना, ये सभी चीजें संज्ञानात्मक, जो हमारे दिमाग से संबंधित चीजें होती हैं वो संज्ञानात्मक से जुड़ी हुई होती है। तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन यहाँ पे किया जाता है, यानी व्यक्तिगत अर्थ के आधार पर परिस्थिति का आकलन किया जाता है। सपोज दैट, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यदि कोई क्रिकेट टीम जीतती है तो वह उस परिस्थिति के व्यक्तिगत अर्थ के संबंध में संज्ञानात्मक मूल्यांकन होगा, चाहे यह टीम इस टीम, चाहे वह व्यक्ति इस टीम का समर्थन करता है या नहीं करता है, और वह इस टीम का समर्थन करता है, वह इस टीम का एक कट्टर प्रशंसक है, तो इस चीज का व्यक्तिगत अर्थ होने, व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये संज्ञानात्मक मूल्यांकन होता है। फिर व्यक्तिनिष्ठ अनुभव होता है, चिंतन और क्रिया प्रवृत्ति भी इसमें होती है, सोचने के तरीके, विशेष तरीके होते हैं, विशेष तरीकों से व्यक्ति सोच सकता है, अपने कार्यों का प्रदर्शन कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो आक्रामक तरीके से कार्य करता है। तो चिंतन और क्रिया प्रवृत्ति, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन भी इसके घटक के रूप में आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर हृदय गति में परिवर्तन हो जाता है या व्यक्ति को पसीना आना शुरू हो जाता है, ठीक है, मतलब जिसमें मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन होता है, जो हमारे नर्व्स में जो नर्व होती हैं उनमें परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, हृदय गति में परिवर्तन होता है, और साथ ही साथ में क्या होता है, व्यक्ति को पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है, जब व्यक्ति कोई गुस्से में होता है तो तेजी से सांस लेता है। तो ये आंतरिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। चेहरे के भाव, अब चेहरे के भाव भी इसके अंतर्गत आ जाता है। हाँ, गाल पे, होंठ पे, नाक पे कई स्थानों पर परिवर्तन होते हैं। किसी को गुस्से से देखना होता है तो आंखें निकाल के देखते हैं, है ना, बुलाना होता है, किसी को चुप कराना होता है तो होंठों पे उंगलियां रख देते हैं। इस तरह के उदाहरण होते हैं। जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो मुस्कुरा देता है, तो ये चेहरे के भाव हो गए। तो ये यहाँ पे हो गया संवेग के घटक, संज्ञानात्मक मूल्यांकन, ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ अनुभव, चिंतन, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन, चेहरे के भाव, संवेगों के प्रति प्रतिक्रिया। तो ये हो गया। अब यहाँ पर संवेगों के आप प्रकार देख लो, और ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मैं रख रही हूँ। अभी प्रेरणा भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट था और ये संवेग भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संवेग मुख्य रूप से 2 प्रकार के हो सकते हैं, मूल संवेग और आत्म चेतना संवेग। अब ये मूल संवेग क्या होते हैं, ठीक है ना। तो मूल संवेग जो होते हैं वे संवेगों का एक समूह है जो आमतौर पर सभी मनुष्यों में उपस्थिति होता है, सभी मनुष्यों में पाया जाता है, जैसे क्रोध, घृणा, खुशी, भय, उदासी, आश्चर्य। ये क्या कहलाते हैं, मूल संवेग होते हैं। व्यक्ति इसको लेकर के ही पैदा होता है, सभी में पाया जाता है, ठीक है ना। किसी से गुस्सा करना, घृणा, नफरत करना, या कुछ ऐसा काम हो जाए कि खुशी वाला तो खुशी से झूम उठना, और डर जो होता है ना, उदासी, सभी चीजें। और ये संवेग जो होते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखिए सहज जन्मजात होते हैं और सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और यद्यप मनुष्य संवेगों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। संवेग बहुत तरह के, उसमें मैंने आपको आमोद, प्रमोद, खुशी, गुस्सा, लड़ना, झगड़ा करना, ये सभी चीजें जो होता है, रोना, ये संवेग के अंतर्गत आ जाता है, इमोशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपका मूल संवेग हो जाता है, ओके। अब मूल संवेग को और भी आप यहाँ पे चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद आत्म चेतन संवेग, दूसरा जो देखिए हमारा यहाँ पे आ गया,
मूल संवेग के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आत्मचेतना संवेग। आत्मचेतन संवेग क्या होता है, वे संवेग है जो आत्मचेतन तथा साथ ही साथ श्रम की प्रक्रिया पर क्रमबद्ध रूप से की गई प्रतिक्रिया को प्रतिबिंबित करने की क्षमता के लिए आवश्यकता रूप से अपेक्षित होते हैं। मतलब कि सामाजिक मानदंड के जो यानी समाज के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जो मानदंड बनाए जाते हैं, उनके अनुरूप है या नहीं, इसको देख करके संवेग व्यक्त किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा शर्मिंदगी, अपराध बोध हो गया, शर्म हो गया, अपमान हो गया, तो व्यक्ति अपनी अपेक्षा दूसरों की अपेक्षाओं या अन्य मानदंडों की अपेक्षा को पूरा करने में सक्षम होता है या नहीं होता है, उसके आधार पर ये संवेग दिखाए जाते हैं। तो आत्मचेतन संवेग कहे जाते हैं ये, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो आपके लिए। अभी प्रेरणा के प्रकार, घटक और संवेग के घटक और प्रकार, दो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है। संवेग, मनोदशा और भावनाएं, आप चाहो तो इसको पढ़ लेना, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे एक अंतर दिया, आप इसे देख लेना, आपके लिए छोड़ दे रही हूँ। संवेग और मनोदशा के बीच अंतर हो सकता है 10 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो संवेग और मनोदशा, संवेग और भावनाओं के बीच अंतर, ये दो क्वेश्चन है जो आपके लिए है। इसे पॉज करिए और पढ़िएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रख रही हूँ, 6 या 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है संवेग और मनोदशा के बीच अंतर, संवेग और भावनाओं के बीच अंतर, ठीक है, ओके। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, संवेग के प्रकार, इसे भी इंपॉर्टेंट में रख देते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अभी प्रेरणा और संवेग आपके लिए ये वाली जो यूनिट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संवेग के प्रकार यदि आप देखोगे तो संवेग के कार्य कौन कौन से होते हैं, इमोशंस के क्या काम होते हैं। तो संवेग व्यक्ति को क्या करता है, आगे की क्रिया के लिए तैयार करते हैं, ठीक है ना। जैसे भी परिस्थिति होती है, व्यक्ति की प्रतिक्रिया के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है ना। कोई सड़क पार कर रहा हो, अचानक ट्रक के पास आते हुए अगर देख लेता है तो वह भय से कांप उठता है, ठीक है ना। उसकी शरीर में उत्तेजना आ जाती है, मतलब अब एक्सीडेंट होने वाला है, जस्ट भिड़ने वाला है। तो ये क्या होता है, आगे की क्रिया के लिए तैयार करते हैं, ठीक है ना। आप जा रहे हो सड़क पे, अचानक देख रहे हो कि कार सामने आ गई, तो आप क्या करोगे, डर जाओगे एक पल के लिए, आपका शरीर उत्तेजित हो जाएगा, कांप जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये आगे की क्रिया के लिए तैयार करना। फिर आगे की क्रिया के लिए तैयार करना, फिर किसी दूसरा हो गया इसमें, किसी व्यक्ति के भविष्य के व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संवेग, ठीक है ना। नकारात्मक संवेगों को उत्पन्न करने की स्थितियों से हमें बचाता है और दूर रहना भी चाहिए। और है संवेग दूसरों के साथ प्रभावी बातचीत में भी मदद करते हैं। तो ज्यादा नहीं है प्रकार, यहाँ पे 3 है, लेकिन क्वेश्चन यदि पूछता है कि संवेग के प्रकार को लिखते हुए इस संवेग के प्रकार को लिखिए, भेद को लिखिए, कितने तरह का होता है, फिर उसके प्रकार यानी कार को बताइए, तो आपको लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे इस ब्लॉक, इस यूनिट में मुझे लगता है इतना ही था, संवेग वाला ही था, ठीक है ना। चलिए ओके, एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं बिल्कुल बोलूंगी, जो ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, यानी कि सांवेगिक जो बुद्धि होती है, इसे देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि संवेग आपको छोड़ना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। और संवेग से 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, 20 नंबर का भी पूछ सकता है, 10-15 का भी, 6 नंबर का भी। संवेग के बारे में से जैसे मान लीजिए कि अपने और दूसरों के संवेग के बारे में जानना, उन्हें व्यक्त करना, संवेगों को ठीक से प्रतिबंधित करने की क्षमता को सांवेगिक बुद्धि कहते हैं, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और यहाँ पर इसको डैनियल गोलमैन ने इसे कहा है कि सरल शब्दों में सांवेगिक बुद्धि वो होती है जो हमारी संवेगों के बारे में बुद्धिमान होने को प्रदर्शित करती है, दिखाती है। संवेगों को हम पहचान जाते हैं, उन्हें हम ठीक से नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना, ठीक से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं, और साथ ही साथ में संचार अच्छा होता है और कार्य में मदद कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, सांवेगिक बुद्धि कहलाती है। इसमें एक क्वेश्चन और भी है, संज्ञानात्मक उत्तेजना सिद्धांत। ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो हो सकता है कि इनमें से एक ही क्वेश्चन पूछे, या हो सकता है इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ दे, जो मैं आपको बोल रही हूँ। ये सेक्टर सिंगट द्वारा संज्ञानात्मक उत्तेजना सिद्धांत थ्योरी दी गई थी, और जिसे 2 कारक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें 2 चीजों पर प्रकाश डाला गया है, उद्दीपक के जवाब में शारीरिक उत्तेजना, जैसे एक कुत्ता, भौंकता हुआ कुत्ता आपकी ओर आ रहा है, ठीक है ना, और दूसरा पर्यावरणीय संकेतों का आधार पर उत्तेजना।
यानी संज्ञानात्मक मूल्यांकन का लेवलिंग। तो दोनों एक ही समय में घटित होते हैं और तब व्यक्ति संवेग का अनुभव करता है, इमोशंस का अनुभव करता है। डर, कुत्ता भौंकता हुआ आपकी ओर आएगा तो आप क्या करोगे, डर जाओगे ना। भय, तो भय क्या है, संवेग ना, या संवेग ही तो है ना, इमोशंस ही तो है ना संवेग, अचानक डर जाना, ठीक है, अचानक डर जाना। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, नहीं ये नहीं है। संवेगों के प्रकार का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे भी सारांश आ गया, मतलब ये भी यूनिट फिनिश्ड हो गई है। नेक्स्ट यूनिट क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरी यूनिट है वो समस्या समाधान, निर्णय एवं सृजनात्मकता। अच्छा, समस्या समाधान में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता है, थोड़ा कम कर। देखिए समस्या समाधान क्या होता है, समस्या समाधान ये होता है कि मान लीजिए हम दैनिक जीवन में हमेशा सुबह से शाम तक काम ही काम करते रहते हैं और भागम भाग करते रहते हैं। तो बहुत जगहों पे स्कूल है या कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ठीक है ना, सभी जगह से आप जुड़े हुए हो, तो 100% कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहीं पे इजी होती है, आसान होती है, और कहीं पे जटिल हो सकती है, तो सरल से जटिल हो सकती है। तो जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं उन समस्याओं का आप समाधान कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो समस्या समाधान करते हैं कि ऐसी कोई समस्या का समाधान किए जाने की जरूरत हो और जो किसी लक्ष्य तक पहुंचा जाए, ठीक है। और जो लक्ष्य होता है वो निर्देशित चिंतन इसमें शामिल होते हैं और लक्ष्य प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे तरीकों को खोजा जाता है, तो ये समस्या समाधान कहलाता है। समस्या समाधान में 3 घटक शामिल होते हैं। मैं वेरी इंपॉर्टेंट भी नहीं रखूंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि यदि आए तो आपको ये न लगे कि आपको पता नहीं है क्या है ये। तो 3 घटक कौन से होते हैं, समस्या और समस्या का समाधान ढूंढना, समस्या समाधान है। मूल अवस्था जो कि समस्या कठिनाई की वर्तमान अवस्था को बताती हो, ठीक है, तो मूल अवस्था पहले हो गया। फिर लक्षित अवस्था जो वांछित अवस्था होती है, इसे हम प्राप्त, लक्षित का मतलब एक लक्ष्य रखा, हमें पता है कि हमें ये जॉब पानी है, तो फिर उसे आपको IAS बनना है, तो फिर बनना ही है, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि आपने लक्ष्य रखा है, एम रखा है, तो ये लक्षित अवस्था हो जाती है, ठीक है, जिसे हमें प्राप्त करना चाहते हैं। और एक वांछित परिणाम है प्राप्त करने, और तीसरा वांछित परिणाम, यानी वांछित अवस्था होती है कि परिणाम प्राप्त करने के लिए लक्षित अवस्था तक पहुंचने के लिए लागू होने वाले नियम, यानी कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, उनको फॉलो करना। तो 3 यहाँ पर घटक शामिल होते हैं समस्या समाधान में, ठीक है, ओके, इतना काफी है यहाँ पर समस्या समाधान क्या है और उसके घटक कौन कौन से। चलिए समस्या समाधान के अगर तरीके की हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है प्रयास और त्रुटि, ठीक है ना। ये प्रयास, ट्रायल एंड एरर, ये प्रयास और त्रुटि क्या होता है, यानी कि देखो किसी चीज को पाने की जब कोशिश की जाती है तो क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है ना, मुझसे कोशिश करते, ट्राई 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 अगेन अगेन ट्राई। और जब कोशिश करते हैं तो क्या होता है, 100% कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई गलती होती है। सपोज दैट आप मैथ कर रहे हो तो हो सकता है आप उसमें बहुत सारी, एक बार गलती, 2 बार होगी, 3 बार होगी, और बार बार उसे कोशिश करोगे, मिटाओगे फिर करोगे, मिटाओगे फिर करोगे, तो क्या करते हो आप, प्रयास करते हो, कोशिश करते हो, उसमें गलतियां होती हैं, फिर आप कोशिश करते हो, फिर गलती होती है, और एक ऐसा टाइम आता है कि आपसे एक बार भी गलती नहीं होती है, आप सक्सेस हो जाते हो। तो यहाँ पर सीधा सा फंडा है, प्रयास करना, गलती करना, फिर प्रयास करना, गलती करना, है ना। तो कोई समस्या होती है, आप उससे निकलने के तरीके ढूंढते हो, नहीं निकल पाते हो तो फिर दूसरे तरीके ढूंढते हो, नहीं निकल पाते तो फिर तीसरे तरीके ढूंढते हो। लेकिन आप यहाँ पर क्या करते हो, जब तक भी कोई समाधान नहीं मिल पाता है तब तक हम प्रयास और त्रुटि करते रहते हैं, समाधान का प्रयास करते रहते हैं, ठीक है ना। तो प्रयास और त्रुटि हो गया। और यहाँ पे एल्गोरिथम भी जो है, इसका भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया समस्याओं को हल करने के लिए, तो ये भी आप देख सकते हो। हाँ चलो, अब यहाँ पर शोध प्रणाली भी दी है, स्वानुभविक शोध प्रणाली, तो इसे रहने देते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो देख सकते हो इसमें। चलो, अंतर्दृष्टि भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, समस्या समाधान के अंतर्गत, ठीक है। चलिए निर्णय की प्रकृति और चरण मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, इसको प्रभावी निर्णय की रणनीति है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, ओके। निर्णय हम नहीं लेंगे। सृजनात्मकता आप ले सकते हो, क्रिएटिविटी आप चाहो तो ले सकते हो, आपके लिए हो सकता है कि इम्पोर्टेंट हो जाए, मैं अपनी तरफ से इसको नहीं लूंगी। लेकिन एक नया कंटेंट है, नया सब्जेक्ट में शामिल किया गया है क्रिएटिविटी, तो हो सकता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, इसे क्वेश्चन आ सकता है, तो कुछ क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी देख सकते हो। चलिए अब यहाँ पे ओके,
नहीं, अभी ये नहीं लेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं ना, तो आपका ये जो ब्लॉक है ना, ये यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है। हाँ, अब सारी चिंतन, अब सारी चिंतन के बीच अंतर आप जरूर देख लेना। 5 से 6 नंबर के बीच में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अब सारी चिंतन और अभी सारी चिंतन जो है प्लीज से आप जरूर देख लेना, इतना मैं जरूर बोलूंगी, ठीक है। ओके, चलिए। तो ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है। जी हाँ, ये फिनिश्ड हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, इसमें इतना काफी है क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक हमने ले लिया है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा, अब वो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 3 और 4 ले लेंगे, ठीक है। 3 है आत्म और अपसमायोजन एवं मानसिक विकार, और 4 है आपका, सॉरी ये थोड़ा हैंग हो गया है, तो चलिए इसमें उसमें हम ले लेंगे 4 है आत्म एवं सकारात्मक समृद्धि, और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छे लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ग्रुप वगैरह जो भी उनमें शेयर कर दीजिए, फेसबुक में जहाँ भी है, और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए व्हाट्सएप टेलीग्राम से। फेसबुक में भी पेज बना हुआ है और सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हैं, वेबसाइट भी बनी है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए फिर, अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है, बाय।